Good morning, students. So, in this video, we will be discussing 12th JEE Main Advanced Test 1 Paper 2 conducted by RN Classes, Chandigarh. Right. So, here is the question number 1. So, starting with the very first question. R is defined on R cross R एक रिलेशन है जो डिफाइंड है R क्रॉस R पे such that x1, y1 related with x2, y2 if and only if x1 square by 16 plus y1 square by b square is equal to x2 square by 16 plus y2 square by b square, where b is any positive real number, then equivalence classes consist of. अब जो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमें गिवन है ना। अब ऑब्वियसली इक्विवेलेंस क्लास की बात हो रही है, मतलब हमें कैसा रिलेशन गिवन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन ही गिवन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन में जब हम इक्विवेलेंस क्लासेस की बात करेंगे तो इक्विवेलेंस क्लास कैसी दिखेगी आपको? इक्विवेलेंस क्लास कैसी दिखेगी? जैसे भी आपको भाई आर क्रॉस आर पे रिलेशन डिफाइंड है। अब लेट से आर क्रॉस आर में कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, हम कोई भी रैंडम एलिमेंट ले लेते हैं, लेट से k1, k2 है ना। अब इसकी इक्विवेलेंस क्लास की अगर हम बात करें, अब इसकी इक्विवेलेंस क्लास में हम कौन से एलिमेंट लिखेंगे? भाई वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जिनसे ये हमारा एलिमेंट रिलेट कर रहा होगा, है ना। अब देखते हैं ये एलिमेंट किस किस एलिमेंट से रिलेट करेगा। अब उसके लिए भाई हमने x1 y1 की जगह क्या ले लिया, k1, k2। अब k1, k2 किस x2 y2 से रिलेट करेगा? जो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। सो x1 की जगह हम ले लेंगे k1, तो भाई k1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस y1 की जगह ले लिया k2 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब लेट से वो किसी x2, y2 टाइप के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है तो उसको हमने एज इट इज रखा x2 स्क्वायर बाई 16 प्लस y2 स्क्वायर बाई b स्क्वायर, है ना। हमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए x2, y2 वाले जिनसे हमारा k1, k2 वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेट कर रहा है। तो x2, y2 कहां से मिलेंगे? जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब एक्चुअली इस रिलेशन को देखो, ये है क्या भाई? ये जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा है k1 कोई एक रियल नंबर है, क्योंकि भाई ये जो हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया है r क्रॉस r पे में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्वांटिटी रियल नंबर है, ये क्वांटिटी रियल नंबर है, और दो रियल नंबर का सम क्या आएगा? भाई दो रियल नंबर का सम तो कोई एक रियल नंबर ही आएगा ना। तो लेट्स से इस रियल नंबर को हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से k3, ठीक है। इसको एक हमने नाम दे दिया इज इक्वल टू x2 स्क्वायर बाई 16 प्लस y2 स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब ऐसे x2 y2 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब इनफैक्ट इस टाइप की इक्वेशन हमारी देखी हुई लग रही है भाई, x स्क्वायर ओवर समथिंग का स्क्वायर, y स्क्वायर ओवर अनदर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 1 होता है तो हमें पता है किसकी इक्वेशन होती है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले 1 क्रिएट कर लेते हैं, तो इस k3 से भी डिवाइड कर देते हैं। तो मैं x1 y1 x2 y2 आइटम को लेफ्ट साइड में लिख देता हूं पहले, x2 स्क्वायर बाई 16 प्लस y2 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट में था k3, हम एक काम करते हैं k3 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं इनटू k3, ये क्वांटिटी आ गई। अब इस क्वांटिटी में देखो, अब इस टाइप की इक्वेशन किस टाइप की होती है भाई, x स्क्वायर और एक नंबर का स्क्वायर, y स्क्वायर और अनदर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई इस टाइप की इक्वेशन तो किसको रिप्रेजेंट करती है भाई? ये तो एक इलिप्स की इक्वेशन है ना। अब ये k3 कुछ भी हो, ये किसी ना किसी रियल नंबर का तो स्क्वायर हो गई ना। इनफैक्ट ये भी किसी ना किसी रियल नंबर का स्क्वायर होगा। तो ऐसे x2 y2 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो x2 y2 कहां पे लाई कर रहे हैं? वो लाई करेंगे इलिप्स पे। अब इनफैक्ट ऑप्शंस में हमें दे भी रखा है फैमिली ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, फैमिली ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड एक सर्कल की इक्वेशन, या फिर फैमिली ऑफ वर्टिकल इलिप्सेस। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो x2 y2 है ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स पे लाई कर रहे हैं या वर्टिकल इलिप्स पे लाई कर रहे हैं। अब कुछ एक स्टूडेंट को डाउट आया होगा, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इलिप्स क्या होती है? भाई एज नाम सजेस्ट, हॉरिजॉन्टल इलिप्स दिखने में हॉरिजॉन्टल टाइप की दिखे। भाई हमने दो टाइप की इलिप्स पढ़ी है ना भाई, एक तो हमने इलिप्स पढ़ी है जिसकी मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस हो, एक इलिप्स पढ़ी है जिसकी मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस हो, है ना। इस टाइप की इलिप्स अब ऑब्वियसली दिखने में कैसी लग रही है? अब इन दोनों में अगर आपको नाम देना, एक को हॉरिजॉन्टल एक को वर्टिकल, किसको नाम दोगे? ऑब्वियसली दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में हम क्या करते हैं बेसिकली, जिसकी मेजर एक्सिस किसके अलोंग हो? x एक्सिस के अलोंग।
तो अब आपको ये बताना है कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है। अब उसके लिए हम क्या देखते हैं भाई, एक्स या वाई वाली कौन सी क्वांटिटी के नीचे बड़ा वाला नंबर है। अब इसके नीचे है 16k3, इसके नीचे है b स्क्वायर इंटू k3। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो वो तो b की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर b 4 से छोटा हो गया, अगर b 4 से छोटा हो गया तो ये पूरा नंबर छोटा हो जाएगा ना इससे। अगर ये वाला नंबर छोटा हो गया मतलब y टू के नंबर नीचे छोटा हो गया, x के नीचे नंबर बड़ा हो गया। अगर x के नीचे वाला नंबर बड़ा है तो कौन सी एलिप्स मिलेगी आपको, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अच्छा, बट क्या हमेशा हॉरिजॉन्टल एलिप्स मिलेगी, नहीं। अगर b की वैल्यू 4 से बड़ी हो गई तो ये b स्क्वायर इंटू k3 ये तो 16k3 से बड़ा हो जाएगा। अगर y के नीचे वाला नंबर बड़ा है तो एलिप्स कैसी हो जाएगी, जिसकी मेजर एक्सिस हो अलोंग y एक्सिस, राइट। तो इस केस में ये तो हमें b की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो b की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें हॉरिजॉन्टल एलिप्स भी मिल रही है, हमें वर्टिकल एलिप्स भी मिल रही है। तो भाई हमें तो k1 k2 से वो वाले एलिमेंट देखने थे भाई, ऐसे x2 y2 देखने थे जो k1 k2 से रिलेट करे, तो वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। एंड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे x2 y2 कहां पे लाई करेंगे, एक एलिप्स पे। और एलिप्स हमने देख ली, हॉरिजॉन्टल भी आ सकती है, वर्टिकल भी आ सकती है। तो ऑप्शन कौन सा है भाई, ये दोनों तो एक ही ऑप्शन में गिवन है, फैमिली ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्सिस, फैमिली ऑफ वर्टिकल एलिप्सिस। एंड देखो साथ में सर्कल की इक्वेशन भी दे रखी है, ऑब्वियसली सर्कल की इक्वेशन भी तो आएगी भाई। अब यहाँ पे हम b3 को जैसे कुछ भी ले लेंगे, अगर यहाँ पे हमने b को लेकर 4 ही ले लिया तो ये भी 16 बन जाएगा, ये भी 16 बन जाएगा, यहाँ पे k3 आएगा। अब ऑब्वियसली अगर k3 को हमने दोनों जगह k3 को 1 ले लिया तो k3 को 1 ले लिया तो एक सर्कल की इक्वेशन नहीं बन रही है, नहीं है। तो एक सर्कल की इक्वेशन, ये वाली सर्कल की इक्वेशन भी आ सकती है इसमें, ठीक है। सो मेनली तो बेसिकली अब हॉरिजॉन्टल एलिप्स एंड वर्टिकल एलिप्स दोनों ही आ रहे हैं इसमें। तो किसी भी अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की इक्विवेलेंस क्लास देखेंगे तो आपके पास इलिप्स की ही इक्वेशन मिलेगी, मतलब वो सारे पॉइंट मिलेंगे जो इलिप्स पे ही लाई कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन एज a, b related with c, d if and only if 3a square plus 3b square plus c plus 1 का होल स्क्वायर प्लस d plus 1 का होल स्क्वायर इज इवन, है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर इससे कब रिलेट करेगा, व्हेन ये क्वांटिटी क्या आएगी, इवन। देन आर इज, अब रिलेशन के बारे में बताना है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बोथ, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। तो बेसिकली हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन गिवन है हमें, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या दोनों ही है, कौन से है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस में से चेक कर लेंगे। अब वन बाय वन चेक करते हैं। लेट्स से हमें इसको चेक करना है रिफ्लेक्सिव। भाई रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते थे, भाई रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते थे कि जिस सेट पे हमारा रिलेशन डिफाइंड है उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए भाई हम इसका कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट उठा लेते हैं a, b। तो हमें चेक करना है कि a, b खुद से मतलब a, b से रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा, है ना। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, ये चेक करना है। अब ये चेक करने के लिए हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है भाई ये a, b से कब रिलेट करेगा, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इसमें हमारे पास c, d की जगह क्या आ गया, a, b। तो अब ये क्वांटिटी इवन होनी चाहिए, मतलब a की जगह तो a ही है तो 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस c की जगह भी क्या आ गया, a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस d की जगह क्या आ गया, b, तो ये आ गया b प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इवन और नॉट, है ना। ये इससे रिलेट कर रहा है नहीं, इसके लिए हमें चेक करना है कि ये क्वांटिटी इवन है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे a वाई टर्म दिख रही है, a स्क्वायर वाई टर्म दिख रही है, एंड इनफैक्ट a स्क्वायर वाई टर्म हमें यहाँ पे भी दिख रही है। तो क्यों ना हम a स्क्वायर वाई टर्म को कंबाइन ही कर ले। और उसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ से स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ। तो ये तो 3a स्क्वायर एज इट इज रखा है, नेक्स्ट 3b स्क्वायर एज इट इज रखा, इसका हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे सिमिलरली तो 2b प्लस 1, है ना। हमें चेक करना है ये इवन है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए भाई देखो 3a स्क्वायर और a स्क्वायर ये तो मिलके क्या बन जाएगा, ये तो मिलके बन जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। इनफैक्ट 3b स्क्वायर एंड b स्क्वायर ये क्या बन जाएगा,
4b²। अच्छा बची हुई क्वांटिटी क्या क्या है भाई, ये 2a बच रहा है, इसको लिख दिया, फिर 2b बच रहा है, इसको लिख दिया, और बची क्वांटिटी क्या है 1 1 + 2। अब आपको चेक करना है कि ये क्वांटिटी इवन है या नहीं। भाई वो तो सीधा दिख रहा है, इस पूरे में से तो 2 कॉमन आ रहा है। अगर इस पूरे में से 2 कॉमन आ गया और बची हुई क्वांटिटी हो भाई ए बी ये सारे है तो आपके नेचुरल नंबर ही, काफी डिफाइंड है रिलेशन नेचुरल टू सॉरी n क्रॉस n पे, तो ए और बी दोनों ही नेचुरल है। तो जब 2 कॉमन लोगे तो बची हुई क्वांटिटी एक नेचुरल नंबर ही आएगी। तो 2 इंटू नेचुरल नंबर, उसको बोल सकते हैं ना कि इवन नंबर है, बिल्कुल है। तो दिस क्वांटिटी इज इवन। तो मतलब ये हमारा रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमिलरली हमें चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं भाई, सिमेट्रिक के लिए हम ये चेक करते हैं अगर a कोमा बी रिलेट कर रहा है c कोमा डी से, है ना। इफ a कोमा बी रिलेटेड विद c कोमा डी, देन वी हैव टू चेक कि c कोमा डी इज रिलेटेड विद a कोमा बी और नॉट। अगर ये रिलेशन में प्रेजेंट है, मतलब a कोमा बी सी कोमा डी से रिलेट कर रहा है, तो c कोमा डी को a कोमा बी से रिलेट करना ही पड़ेगा, तभी हम रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। सो अब ये हमें पता है और ये चेक करना है। अगर ये पता है तो हमें क्या पता है भाई, हमें पता है ये क्वांटिटी भाई रिलेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा होगा 3a² + 3b² + c + 1 का होल स्क्वायर + d + 1 का होल स्क्वायर इज इवन। ये हमें पता है और हमें ये चेक करना है। अब चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा भाई, हमें चेक करना पड़ेगा भाई अब सी डी ए बी इनको हमने इंटरचेंज कर दिया, तो पहला ऑर्डर पेयर आ गया सी कोमा डी, दूसरा आ गया ए कोमा बी। तो इस रिलेशन में हमने ए और बी की जगह रख देना सी और डी, एंड सी और डी की जगह रख देना ए और बी। तो ये क्या बन जाएगा 3c², नेक्स्ट 3d² प्लस नेक्स्ट क्या जाएगा सी की जगह ए, तो a + 1 का होल स्क्वायर, एंड डी की जगह क्या जाएगा आपके पास b + 1 का होल स्क्वायर इज इवन और नॉट। ये हमें चेक करना है। अगर ये पता है तो क्या इसको चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए एक काम करते हैं, ऊपर वाला इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब देखो ये अगर हमें पता है, अगर ये क्वांटिटी इवन है, ये क्वांटिटी इवन है, तो अब इससे आगे हम बढ़े यहां तक कैसे। अब इसके आगे यहां तक बढ़ने के लिए काम करता हूं मैं भाई, देखो अब पिछले क्वेश्चन में हमने इस चीज का यूज किया था, यहाँ पे हमें c + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, एंड यहाँ पे जहां पे पहुंचना है वहां पे c² वाली टर्म ही दिख रही है ओनली, है ना। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, पहले इसका स्क्वायर ही ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये स्क्वायर ओपन करके हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 3a² + 3b² प्लस ये क्वांटिटी बन जाएगी हमारे पास c² + 2c + 1, एंड ये क्वांटिटी बन जाएगी d² + 2d + 1। हमें ये पता है ये क्वांटिटी कैसी है, इवन। अगर ये क्वांटिटी इवन है तो इसके बाद मैं यहां से कंटिन्यू कर लेता हूं। अगर ये क्वांटिटी इवन है मतलब 3a², 3b², बची हुई क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे मैं स्क्वायर वाली क्वांटिटी पहले लिख रहा हूँ c², देन d², बचा है 2c + 2d + 1 + 1। तो 2c + 2d और 1 + 1 क्या है, ये तो 2 ही है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये पूरी क्वांटिटी इवन है। अगर ये पूरी क्वांटिटी इवन है, अच्छा इस क्वांटिटी के बारे में क्या कह सकते हो भाई, इन तीनों में से तो 2 कॉमन आ रहा है, ये क्वांटिटी तो ऑलरेडी इवन है ही। अगर ये क्वांटिटी इवन है और इवन में हम कुछ ऐड कर रहे हैं और फाइनल सम हमारा क्या आ रहा है, इवन, तो इवन में क्या ऐड करके इवन मिलेगा भाई, इवन में तो इवन ऐड करके ही इवन मिलेगा, ठीक है। तो मतलब हमें यहां से क्या पता है, हमें पता है 3a² + 3b² + c² + d² इज इवन, है ना। यहां से हम ये तो कह ही सकते हैं, बट एक्चुअली हमें चाहिए क्या, हमें पहुंचना तो इस पे है ना, 3c² + 3d² + a + 1 का होल स्क्वायर + b + 1 का होल स्क्वायर। अब ये वाला स्टेप मैं बिल्कुल एंड में लिख देता हूं कि इसका भी अगर स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्वांटिटी क्या बनेगी आपके पास, हमें पहुंचना है 3c² + 3d², यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² वाली टर्म आएगी, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो b² वाली टर्म आएगी, बची हुई यहाँ से बचेगी आपके पास 2a, एंड यहाँ पे बचेगी 2b, प्लस यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ये पूरा 2 बन जाएगा। इसको चेक करना है इवन है या नहीं। अब इसको इवन चेक करने के लिए इनफैक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये क्वांटिटी तो इवन है ही। अगर ये क्वांटिटी इवन है और हमने अगर प्रूव कर दिया कि ये क्वांटिटी भी इवन है
है ना। हमारा काम कितना रहेगा, अगर हमने प्रूव कर दिया दिस इज इवन, तो फिर तो इन दोनों इवन नंबर का सम तो इवन आ ही जाएगा। तो हमारा एम है, हम इसको इवन प्रूव करना चाह रहे हैं, हमने एम को थोड़ा रीडिफाइन कर लिया। अब हमें पता ये है और पहुंचना यहाँ तक है, अब कैसे पहुंचा जाए। अब देखो जो हमें पता है उसमें 3a² 3b² c² और d² है, एंड यहाँ पे इनफैक्ट हमें 3c² और 3d² वाली टर्म पे पहुंचना है। अब c² और d² से 3c² 3d² कैसे बनाए भाई, हम एक काम करते हैं, यहां से अगर c² वाली टर्म दिख रही है तो मैं इसको 3c² पे पहुंचाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अगर कोई नंबर इवन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर तो इवन रहेगा ना, कर देते मल्टीप्लाई। तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 9a² 9b² प्लस 3c² प्लस 3d² इज इवन। इवन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इवन ही रहेगा। तो 3c² और 3d² तो हमने क्रिएट कर लिया। अब उसके साथ ये a² और b², तो मैं एक काम करता हूं, यहां से ये 3c² एंड 3d² को अलग निकाल लिया, यहां से एक a² और एक b² भी अलग निकाल लिया, जहां पे हमें पहुंचना है। प्लस बची हुई क्वांटिटी क्या है भाई, यहां से एक a² निकाला है तो 8a² बच जाएगा, एंड यहाँ पे 8b² बच जाएगा। एंड इस क्वांटिटी के बारे में तो पता ही है, इवन है ना, ये क्वांटिटी इवन है, इसको रिराइट तो क्या है, ये भी इवन है। अब हमें इस क्वांटिटी के बारे में चेक करना है। अब इसमें एडिशनल कुछ क्वांटिटी आ रही है 8a² प्लस 8b²। अच्छा, इस नंबर के बारे में क्या कह सकते हैं हम, इन दोनों में से भी तो 2 कॉमन आ रहा है, इनफैक्ट 8 ही कॉमन आ रहा है। ये पूरा नंबर कैसा है, ये भी तो इवन है। अगर ये पूरा इवन नंबर है और उसमें हमें ये पता है ये वाला पार्ट इवन है, तो मैं किसी इवन नंबर में से एक इवन नंबर अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आंसर तो क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे नंबर में से ये वाला इवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इवन में से इवन को सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिल गया, यही तो मिला। तो क्या होगा, ये इवन ही है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव किया है, अगर a, b c, d से रिलेट कर रहा है तो c, d भी a, b से रिलेट करेगा ही करेगा, राइट। तो यहां से चल के हमने ये प्रूव कर दिया, तो रिलेशन हमने क्या प्रूव कर दिया, रिलेशन इज सिमेट्रिक। अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि रिफ्लेक्सिव भी है, एंड अभी चेक किया सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों ही है, दैट मींस ऑप्शन बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में the number of one functions that can be defined from those set given is this to this such that f of k is a multiple of 2 whenever k is a multiple of 3। तो वन फंक्शंस की काउंटिंग करनी है। अब काउंटिंग के लिए भाई इस टाइप के क्वेश्चन हम एरो डायग्राम बना के काउंट कर लेते हैं। कैसे भाई, पहले सेट में देखा हमने कितने एलिमेंट्स है, 12, 1 2 3 4 so on up to 12। कहां तक है फंक्शन, 1 2 3 4 up to 12। अब वन फंक्शन की काउंटिंग करनी है, बट उसमें कंडीशन दे दी, f of k is a multiple of 2 whenever k is a multiple of 3। बोलो, अब f of k is nothing but this is the image of k। ठीक है, तो अगर k हमारे पास, हमें क्या गिवन है, whenever k is a multiple of 3, तो अगर k हमारे पास 3 का मल्टीपल है तो उसकी इमेज कैसी होगी, इवन, मतलब 2 टाइम्स हम नंबर आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास कंडीशन किस टाइप के नंबर्स पे है, हमारे पास कंडीशन है जो 3 के मल्टीपल्स टाइप के नंबर है। तो फर्स्ट सेट में जो 3 के मल्टीपल है उसकी इमेज के बारे में हमें बोला हुआ है, उसकी इमेज होगी 3 के मल्टीपल। तो फर्स्ट सेट में हम ये देख लेते हैं 3 के मल्टीपल्स हमारे पास है कौन कौन से। अब फर्स्ट सेट में 3 के मल्टीपल 3, देन आ जाएगा यहाँ पे 6, देन आ जाएगा हमारे पास 9, देन आ जाएगा हमारे पास 12, यही 4 नंबर है। तो ये 3 के जो मल्टीपल्स हैं इनकी इमेजेस क्या होंगी, इमेजेस विल बी मल्टीपल ऑफ 2। तो मतलब हम 3 को इधर किस से रिलेट करा सकते हैं, 3 को हम इधर ओनली इवन नंबर से ही रिलेट करा सकते हैं। अब यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, तो इन 4 नंबर्स को हम इन्हीं नंबर से ही रिलेट करा सकते हैं और किसी से नहीं करा सकते, ये कंडीशन में गिवन है। तो पहले इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं। भाई वन फंक्शन बनाने के लिए हमें इन सभी को यूनिक इमेज असाइन करनी है ना। तो पहले जिन पे कंडीशन है 3 6 9 12 इनको इमेज असाइन कर देते हैं। तो 3 को इमेज असाइन करने के कितने वेज,
भाई 3 को इमेज असाइन करने के हम 3 को 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी, 12 से भी। तो 3 को इमेज असाइन करने के कितने वेज? 6 वेज। तो 3 को इमेज असाइन करने के कितने वेज है? 6 वेज। तो हम काम करते हैं, ऐसे नहीं लिखते, सीधा ही लिख लेते हैं ना। ये 6 वेज है 3 को इमेज असाइन करने के। अब करस्पॉन्डिंग टू इच सच वे, हमने 3 को किसी से कर दिया, लेट से 8 से कर दिया, तो 6 को इमेज असाइन करने के कितने वेज? भाई 6 को 1 1 फंक्शन बनाना है और 6 को हमने करना इन्हीं में से किसी से है, तो क्या 8 से कर सकते हैं? नहीं, फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। तो 6 को इमेज असाइन करने के कितने वेज बचे? 1 2 3 4 5। तो 6 को इमेज असाइन करने के कितने वेज? 5 वेज। करस्पॉन्डिंग टू इच सच वे 9 को असाइन करने के 4 वेज एंड करस्पॉन्डिंग टू इच सच वे 12 को असाइन करने के कितने वेज? 3 वेज। ये तो सारे वो वेज है जब हमने इन 3 के मल्टीपल्स को इमेज असाइन करी, बट अभी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको भी तो इमेज असाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज फंक्शन कैसे बनेगा? तो बचे हुए नंबर कितने हैं? भाई टोटल नंबर कितने थे इसमें? 12 नंबर थे। अब 12 में से 4 को हमने इमेज असाइन कर दी, बचे कितने? 8। ठीक है, उन 8 पे कोई कंडीशन नहीं है, उनको हमें इधर रिलेट कराना है बस यूनिकली। अब रिलेट कराने के लिए इधर देखो कितने नंबर्स हैं। अब इधर भी तो 1 से लेकर 12 तक ही नंबर थे। अब यहाँ पे बचे कितने? भाई हमने इन चारों को तो रिलेट कराया है ना, तो इन 6 में से कोई 4 नंबर बुक हो गए, बचे कितने? इसमें भी तो 8 बच रहे हैं, इस सेट में भी। तो इधर इन 8 नंबर जो बचे हुए हैं उनको इस सेट में इन 8 नंबर से रिलेट कराना है। तो कितने वेज में करा सकते हैं? तो 1 बाय 1 कर देते हैं। तो 1 को इमेज असाइन करने के कितने वेज? इन बचे हुए 8 में से किसी से कर सकते हैं, 8 वेज। फिर 2 को रिलेट कराने के बचे हुए 7 में से किसी से भी, एंड सो ऑन अप काउंटिंग करते करते जो लास्ट नंबर एलिमेंट बचेगा 11, उसके लिए आपके पास एक ही वे रहेगा। तो दीज मेनी नंबर्स आर देयर। तो ये कितने नंबर आ रहे हैं हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो जैसे इसको काउंट करेंगे 6 5 30 एंड 4 3 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 360 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब कुछ एक स्टूडेंट देखेंगे कि ये वाला तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। भाई ये वाला ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो देखो ना, क्या पता कोई जरूरी थोड़ी ना 8 फैक्टोरियल में ही आपको आंसर में पता है। भाई 8 फैक्टोरियल वाला एक ऑप्शन गिवन है, अब आपको पता है 120 इंटू 8 फैक्टोरियल तो आ ही नहीं रही है, तो मतलब ये 8 फैक्टोरियल वाला ऑप्शन तो गलत ही गलत है। अब जो बचे हुए ऑप्शन है इसमें 10 फैक्टोरियल भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। भाई जब 8 फैक्टोरियल दिख रहा है बट ऑप्शन में हमें 9 और 10 फैक्टोरियल दिख रहे हैं, तो इसको 9 फैक्टोरियल में चेंज कर लो, नहीं कर सकते। भाई 8 फैक्टोरियल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 फैक्टोरियल बनाने के लिए? भाई 9 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 360 में से हम 9 अलग कर लेते, बचेगा कितना? 40 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 40 इंटू 9 फैक्टोरियल। क्या 40 इंटू 9 फैक्टोरियल कहीं दिख रहा है? नहीं। या तो हमें 4 इंटू 9 फैक्टोरियल दिख रहा है या 120 इंटू 9 फैक्टोरियल दिख रहा है, मतलब ये दोनों ही गलत है। इनफैक्ट जब तीनों ही गलत है तो एक ही बचा, ए ऑप्शन। इनफैक्ट आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब 9 फैक्टोरियल को 10 बनाने के लिए आप क्या करोगे? इधर से 10 और बोरो कर लो, तो इस 40 को लिख लेंगे 4 इंटू 10 और 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बन जाएगा आपके पास 4 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन क्या आ गया? ए आ गया, है ना। तो जरूरी नहीं है जो आपका आंसर आया है वही का वही आपको ऑप्शन में मिलेगा, उसकी फॉर्म चेंज करके भी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान से, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस डिफाइंड बाई पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन है बिकम्स 1 1। तो हमें k दिख रहा है यहाँ पे, फंक्शन की डेफिनेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, और इस k की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए? 1 1। अब इस फंक्शन को हमने 1 1 बनाना। अब 1 1 बनाने के लिए हम अब स्टार्ट कैसे करें इस चीज को? अब देखो फंक्शन आपका है पीसवाइज डिफाइंड, और पीसवाइज डिफाइंड फंक्शंस में भाई 1 1 के लिए हमने जैसे जो मेथड्स पढ़े थे भाई, एक तो हमने एरो डायग्राम पढ़ा था, फिर डेफिनेशन की भी हेल्प ली थी, फिर एक हमने ग्राफिकल मेथड भी पढ़ा था। तो अब ये बताओ इस टाइप के क्वेश्चंस में कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? अब देखो पैरामीटर भी आ रहा है, पीसवाइज डिफाइंड भी है, एंड इनफैक्ट डोमेन तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे रियल नंबर्स हैं, है ना, 2 से आगे वाले सारे रियल नंबर्स हैं। तो एरो डायग्राम नहीं लगेगा, पीसवाइज डिफाइंड भी डेफिनेशन लगाना भी इजी नहीं होता, काफी केसेस बनते हैं। तो क्यों ना हम अब एक मेथड बढ़ा ग्राफ, तो ग्राफ से पीसवाइज डिफाइंड फंक्शंस को हमने हैंडल भी किया है, एंड ग्राफ से 1 1नेस काफी इजीली चेक होती है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको 1 1 बनाने के लिए हम इसको ग्राफिकली ऑब्जर्व करके देखते हैं। ठीक है, अब ग्राफिकली ऑब्जर्व करने के लिए हमें इसमें दो फंक्शंस के दो पीसेस दिख रहे हैं, तो इन दोनों का ही ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। किस किस का?
एक तो बनाना है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का, एंड एक बनाना है y इक्वल टू log ऑफ x माइनस k का विद बेस 2, है ना। ऑब्वियसली इसका ग्राफ बनाना हमने 2 से 6 तक, तो ग्राफ बना के देखते हैं। अब ग्राफ के लिए इसका ग्राफ बनाना है 2 से 6 तक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 यहां तक, लेट से कहीं आ गया 6। अब ये ग्राफ बनाएंगे कैसे भाई, हमें किसका ग्राफ आता है, इससे मिलता जुलता हमें आता है y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। अब रूट एक्स का ग्राफ वो तो कुछ इस टाइप आता है, वो हमें याद करके रखना है ना। ये y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखता है। अब x को हमने रिप्लेस कर दिया x माइनस 2 से, तो रूट एक्स के ग्राफ पे क्या चेंज आएगा भाई, रूट एक्स का ग्राफ 2 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी ग्राफ को हमने राइट शिफ्ट कर देना है 2 यूनिट। तो ये पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब 2 से स्टार्ट होगा, एंड ये इस टाइप का हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, एंड इसको हमने इरेज कर दिया। तो अब ये ग्राफ हमें चाहिए 6 तक, तो 6 तक ही हमें ये ग्राफ चाहिए, और बाकी 6 के आगे वाला पोर्शन भी हमने इरेज कर दिया। तो ये हमारा ग्राफ बना है अभी y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, कहां से कहां तक, 2 से लेके 6 तक। अब 6 से आगे हमें बनाना है log ऑफ x माइनस k का। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए ये तो k पे डिपेंड करेगा। अब हम k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके ग्राफ को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब लेट्स से k की हमने वैल्यू ली, सबसे पहले k इक्वल टू, सबसे इजी 0 के लिए काम कर लेते हैं, तो y इक्वल टू log ऑफ x माइनस 0 टू द बेस 2। log x का ग्राफ बनाना है विद बेस 2। अब log x का ग्राफ भाई, ग्राफ तो ऐसा पूरा ही आएगा ही, इस टाइप का ग्राफ आता है हमें, बट ये ग्राफ बनाना कहां से है, ये ग्राफ बनाना हमने 6 से आगे तक। अब 6 के आगे तो ये देख लेते हैं ये ग्राफ 6 पे क्या वैल्यू ले रहा है भाई, इसको नीचे से कट करके आएगा, इधर से आगे जाएगा या इधर से ऊपर जाएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो वो देखने के लिए हम 6 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं कि 6 पे ये, अगर ऑब्वियसली 6 पे इक्वालिटी नहीं है, बट अगर इक्वालिटी होती तो ये कहां कौन सी वैल्यू लेता, वहीं से ग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो यार आपके पास log 6 टू द बेस 2। अब log 6 टू द बेस 2 इधर होगा या इधर होगा, वो तो इस पे डिपेंड करेगा ये वाला पॉइंट कौन सा है। अब ये वाला पॉइंट मतलब 6 पे ये फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, तो जब x की जगह 6 रखेंगे y की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 2 का स्क्वायर रूट, मतलब 4 का स्क्वायर रूट, y की वैल्यू आ रही है 2। तो ये वाला पॉइंट बेसिकली नथिंग बट दिस इज अवर 2, है ना। y एक्सिस पे 2 वाला स्केल थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये हमारा ग्राफ, ये वाला पोर्स, ये वाली जो हाइट है ये है 2। अब 2, अब log 6 विद बेस 2, ये 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है भाई, log 6 टू द बेस 2, इसमें हमने क्या देखते थे, हम ये देखते थे भाई 2 की कौन सी पावर करेगी 6 मिले। अब इनफैक्ट हमें ये तो पता है कि 2 की कौन सी पावर करेगी 4 मिले, 2 की कौन सी पावर करके 4 मिलेगा, 2 पावर करेंगे। तो इसका आंसर हमें पता है कि log 4 विद बेस 2 ये होता है 2, तो log 6। अब जब यहाँ पे आर्गुमेंट बड़ा है, ये 6 है और बेस 1 से बड़ा है, तो यही नंबर बड़ा होगा भाई, x1 ग्रेटर देन x2 है और बेस 1 से बड़ा है, तो log ऑफ x1 ग्रेटर देन x2 होता है, ये पढ़ा हुआ है ना हमने। तो ये वाला जो नंबर है log 6 विद बेस 2, ये होगा 2 से बड़ा, ये कहीं यहाँ से आएगा और ये इस टाइप से आपका स्टार्ट होगा ना, पीछे से इधर आके ये 1 से ऐसे नीचे जाएगा, बट वो हमने पूरा ग्राफ नहीं बनाना, हमने 6 के आगे वाला ही बनाना है। अब जैसे 6 के आगे वाला ग्राफ बनाया, अब ग्राफ का कुछ पोर्शन तो ये है, एक काम करते हैं, ग्राफ को थोड़ा और आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 2। कब बना रहे हैं, k इज इक्वल टू 0 के लिए, तो इस टाइप का ग्राफ आ रहा है। अब ग्राफ को देख के बता सकते हैं फंक्शन कैसा है, 1 1, फंक्शन 1 1 है, मतलब k की ये वाली वैल्यू तो एक्सेप्टेबल है। तो अब हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अब मैक्सिमम में तो ऑप्शन में तो 0 वगैरह कुछ है ही नहीं, तो देखते हैं और कौन सी वैल्यू के लिए हमारा ग्राफ 1 1 बनेगा। अब 0 के लिए तो बन रहा है, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू पे जाना है, तो 0 से बड़ी वैल्यू लेके देखना स्टार्ट करते हैं। अब 0 से बड़ी वैल्यू, अब 0 से बड़ी वैल्यू इसमें देखो, एक तो 2 दे रखी है और एक 4 दे रखी है। हम 1 बाई 1 इन्हीं के लिए चेक करेंगे, नेगेटिव के लिए चेक नहीं करते। तो इनके लिए चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले से 2 पे कर लिया, है ना, 1 बाई 1 चलते हैं, फिर 2 से बड़ा हम 4 पे चले जाएंगे। तो जैसे 2 के लिए हमने चेक किया, k को लिया 2, तो हमारे पास ग्राफ आ गया log ऑफ x माइनस 2 का विद बेस 2। अब log ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, अभी तो हमने बनाया log x का ग्राफ, log x के ग्राफ में क्या चेंज आएगा भाई, इसका ग्राफ 2 यूनिट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा राइट में। अब अगर इसका ग्राफ, ये पूरा ग्राफ है ना, ये पूरा ग्राफ था, ये इस टाइप का जो हमने डॉटेड ये इरेज कर दिया है, इस टाइप का ग्राफ आ रहा था पूरा,
इस पूरे ग्राफ को 2 यूनिट इधर शिफ्ट कर देना। तो जब इस पूरे ग्राफ को 2 यूनिट इधर शिफ्ट कर देंगे, शेप तो ऐसी ही आएगी। अब देखना है कि ये कहां से पास करेगा, 6 पे। अब ये क्या वैल्यू लेगा, x को रखा 6, 6 माइनस 2 4, तो 6 पे तो ये बन गया log 4 विद बेस 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये तो 2 ही होता है। अगर ये 2 होता है तो मतलब ये वाला ग्राफ हमारा अब कहां से स्टार्ट होगा, यहीं से ही स्टार्ट होगा। ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहां से ग्राफ बनाया, ये बनाया है k इक्वल टू 2 के लिए, ये ग्राफ था k इक्वल टू 0 के लिए। तो अब ये वाला ग्राफ एंड ये पहले वाला ग्राफ था, आगे अब ये वाला ग्राफ बन गया। तो ये पूरा ग्राफ जो फंक्शन का बनाया हमने, इसको देख के बता सकते हैं 1 1 है या नहीं, ऑब्वियसली 1 1 है ना। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगी। सो k इक्वल टू 2 के लिए भी हमारा 1 1 आ गया। अब 2 आंसर हो सकता है, बट 2 से बड़ी एक वैल्यू और है 4, इसके लिए भी चेक करेंगे। तो जब आप k को इक्वल टू 4 लोगे, इसके लिए ग्राफ बनाओगे, तो इसका ग्राफ आपका इधर नीचे से कहीं स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। तो अगर ग्राफ ऐसा आ गया तो मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। इधर से हमें 2 पॉइंट, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी जो फंक्शन को 2 पॉइंट पे कट कर रही है ना। तो k इक्वल टू 4 वाली वैल्यू तो एक्सेप्ट नहीं है। तो ऑप्शन में जो हमें दिख रहा है 2 वाले पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, और ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात हो रही थी, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमने चेक कर ली, 2 ही है। नेक्स्ट राइट, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फंक्शन फ्रॉम दिस टू आर डिफाइंड एज f of x इक्वल टू दिस। फंक्शन हमें गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। इसको चेक करना है 1 1 ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू बट नॉट 1। बेसिकली 1 1 और ऑन टू के लिए चेकिंग करनी है। अब देखो इस फंक्शन को लेट्स से हम 1 1 चेक करना चाहते हैं। अब 1 1 चेक करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करें। अब देखो ऊपर आ रही क्वाड्रेटिक, नीचे आ रहा है एक लीनियर फंक्शन, है ना। ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है। अब इसको 1 1 चेक करने के लिए ऑब्वियसली डोमेन हमारी ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट -1/2। तो हर एक रियल नंबर के लिए एरो डायग्राम तो नहीं बना सकते। अब इनफैक्ट इसमें अगर हम डेफिनेशन भी लगाएंगे तो डेफिनेशन लगाना भी थोड़ा सा लेंथी होता है ना भाई। यहाँ पे x1 स्क्वायर आएगा, राइट में x2 स्क्वायर वाली टर्म भी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूबिक टाइप की टर्म बनेगी, तो उसमें भी एरर होने की चांसेस है। थोड़ा लेंथी है, हो सकता है डेफिनेशन से भी, राइट। बट कोई और बेटर मेथड, ऑब्वियसली ग्राफ तो इसका नहीं बना सकते अभी हम, है ना। और बेटर मेथड क्या करें, और बेटर मेथड करने के लिए देखो हमें जो फंक्शन गिवन है, अब ये दिखने में दिख रहा है ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे लीनियर है, क्या हम इसको किसी और बेटर फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब और बेटर फॉर्म में कैसे लिखें, अब बेटर फॉर्म में लिखने के लिए भाई हमें ऊपर क्वाड्रेटिक दिख रही है, अगर इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर ही बन जाए, और क्या पता उसमें से एक फैक्टर 2x प्लस 1 ही आ जाए। अगर ऊपर क्वाड्रेटिक का एक फैक्टर 2x प्लस 1 ही है तो वो फैक्टर हम कैंसिल करके क्वेश्चन को काफी इजी बना सकते हैं। तो चेक करो क्या न्यूमरेटर के फैक्टर तो नहीं बन रहे। इनफैक्ट आप चेक करोगे न्यूमरेटर के फैक्टर बन भी रहे हैं एंड उसमें से एक फैक्टर 2x प्लस 1 भी है। तो एक फैक्टर इसमें 2x प्लस 1 है, दूसरा फैक्टर आप चेक करोगे तो आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 7। ठीक है, तो न्यूमरेटर के जब आप फैक्टर बनाए तो ये फैक्टर बनेंगे और डिनोमिनेटर में तो 2x प्लस 1 ही है। इनफैक्ट जब सेम सेम क्वांटिटी दिखती है तो ऑब्वियसली हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, नॉन जीरो है, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू -1/2, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट 3x माइनस 7। तो जो ये हमें भयानक सा फंक्शन गिवन है, दिस इज नथिंग बट ये एक लीनियर फंक्शन गिवन है। अब इसको चेक करना है 1 1 है ऑन टू है, इसको तो आई थिंक काफी इजीली चेक कर सकते हैं, है ना। जिस मर्जी मेथड से करो ये तो इजीली चेक हो जाएगा, राइट। सो इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन हमें गिवन है R2 0 to infinity ओपन f of x is maximum of एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x एंड 2 की पावर x। अब इस टाइप का फंक्शन देखते ही थोड़ा डाउट भी आ जाता है, अब ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है ना। किसी ने पढ़ा हुआ है अगर अच्छी बात है तो उनको पता होगा कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको, बट नई चीज है अगर, तो इसको अगर आपके पास पहली बार इस टाइप की चीज आ रही है तो इसको हमने एक्चुअली प्रोसीड कैसे करना है इसको लेके। अब देखो मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों में से मैक्सिमम की बात हो रही है, और जो x है वो वैल्यू ले रहा है रियल नंबर,
तो मतलब जब हम x को रियल नंबर देते जाएंगे तो इन दोनों में जहां से भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आपने उठा लेनी है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कहां से मिलेगी ये हमने देखना है जब हम x को सारी रियल वैल्यू कवर कराएंगे। अब यहां से भी मिल सकती है, यहां से भी मिल सकती है। अब कब यहां से मिलेगी कब यहां से मिलेगी ये कैसे देखेंगे? अब इनफैक्ट एक बार बताओ, जब ये फंक्शन है और इनकी वैल्यूज को हम स्टडी करना चाह रहे हैं, किसकी मैक्सिमम वैल्यूज, तो हमें ग्राफ पे इजीली नहीं दिख सकती है। तो क्यों ना हम इन दोनों की वैल्यूज को ग्राफ पे स्टडी कर ले। अब दो फंक्शन दिख रहे हैं तो हम एक काम कर लेते हैं, y इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x एंड y इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x, इन दोनों का ग्राफ बना के इनकी वैल्यूज को स्टडी करते हैं। अब काफी इजी फंक्शन है, तो y इक्वल टू मोड x का ग्राफ, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का ग्राफ ये आ जाएगा, एंड 2 रेज़ टू द पावर x का ग्राफ ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, अब ये है 2 रेज़ टू द पावर x की वैल्यू ऐसे बढ़ती जा रही है, एंड ये है y इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू, ये इधर भी है एंड इधर भी है। अब इन वैल्यूज में से और इन वैल्यूज में से किसकी कहां पे वैल्यूज हमें मैक्सिमम मिल रही है? अब मैक्सिमम के लिए लेट्स से हम इस x के लिए बात करते हैं। इस x के लिए भाई 2 रेज़ टू द पावर x पे हमें ये वैल्यू मिल रही है और एब्सोल्यूट वैल्यू x की हमें ये वैल्यू मिल रही है। तो इस x के लिए वैल्यू मैक्सिमम कहां मिली? ये वाली या ये वाली वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, तो हमें ये वाली वैल्यू उठानी है। अच्छा, इस x के लिए देखेंगे तो वैल्यू ये वाली वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, एंड सो ऑन, जैसे इस पॉइंट पे आएंगे यहां तो वैल्यू दोनों बराबर होगी। अच्छा, इस पॉइंट पे वैल्यू कहां पे मैक्सिमम मिल रही है? ये है एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू मिल रही है, और ये है 2 की पावर x की वैल्यू। इस बार 2 की पावर x की वैल्यू बड़ी मिल रही है, एंड सो ऑन, जैसे आगे जाएंगे ये वाली वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, आगे जाएंगे ये वाली वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। इनफैक्ट मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम कर क्या रहे हैं भाई? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x और 2 रेज़ टू द पावर x के ग्राफ में से किसका ग्राफ ऊपर है? भाई यहाँ पे हमने देखा था ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का ग्राफ ऊपर है, तो हमने इस वाले पोर्शन को लेना है। यहाँ पे आके वैल्यू हो गई दोनों की बराबर। अब इसके आगे जाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का ग्राफ तो नीचे रह गया, बट ऊपर ग्राफ किसका है? ये। अब 2 की पावर x का ग्राफ ऊपर है, तो हमने ये वाला पोर्शन उठा लेना है। तो जो ये हमें फंक्शन गिवन है, दिस फंक्शन इज नथिंग बट ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है ना। बेशक से आप रिमेनिंग वालों को हटा भी सकते हो, इनफैक्ट इसको डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है। अगर फंक्शन का ग्राफ है तो फंक्शन के ग्राफ को देख के हम 1 1 तो काफी इजीली बता सकते हैं, इनफैक्ट ऑन टू भी काफी इजीली बता सकते हैं। ऑन टू के लिए हम इसकी रेंज की बात करते हैं ना, देख लो ये सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट कौन सा है ना, तो इसकी रेंज निकाल लेंगे और रेंज को देख लेंगे क्या कोडोमेन के इक्वल है। इनफैक्ट वो तो सीधा दिख ही रहा है ना। तो अब जैसे आपके पास सामने ग्राफ आया तो ग्राफ की हेल्प से आप 1 1 और ऑन टू नेस दोनों ही काफी आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, let set containing 1, set containing 2 3, set containing 4 be a partition of, एक सेट दे दिया set containing 1 2 3 4 corresponding to some equivalence relation। ठीक है, or if S be another relation defined on this set as, ये हमें एक equivalence, सॉरी कोई भी एक रैंडम रिलेशन दिया है S है ना, जिसमें 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से एंड सो ऑन, then the number of elements in R intersection, अब R इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब ये, वो कैसे चेक करें? अब देखो S जो रिलेशन गिवन है, S के तो एलिमेंट्स हमें पता ही है। अब हमें चेक करना है R और S में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। तो अगर हमारे पास S के एलिमेंट तो है ही, अगर हमारे पास R के एलिमेंट्स भी आ जाएं तो हम देख लेंगे दोनों कॉमन क्या क्या है ना। तो हम एक काम करते हैं, R जो रिलेशन गिवन है इक्विवेलेंस, उसको भी लिख लेते हैं ऐसे। अब एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और उसके हमें पार्टीशन दे रखे हैं भाई, जिस सेट पे डिफाइन है उस सेट के पार्टीशन दे रखे हैं करस्पोंडिंग टू दिस रिलेशन। अब पार्टीशन से हम रिलेशन कैसे लिखें भाई? ये तो हमें पता है ना कि एवरी पार्टीशन गिव राइज टू एटलीस्ट वन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो वही कोई यहाँ पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिख लो। सो बेसिकली डिफाइन अलग अलग तरीके से होगा, बट उसके एलिमेंट्स तो सेम ही दिखेंगे आपको, है ना। अब हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना चाहते हैं, अब कैसे लिखेंगे? अब हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, अगर आपके पास पार्टीशन है तो रिलेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं भाई, पार्टीशन में हमने एक ब्लॉक उठाया भाई, पहला ये ब्लॉक दिख रहा है, इस ब्लॉक में इस सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को आपस में रिलेट करा दो। अब इसमें एक ही एलिमेंट है, अब उस एक को आपस में रिलेट कराना पड़ेगा, तो 1 को 1 से रिलेट कराना पड़ेगा, इसका काम होगा।
फिर सेकंड ब्लॉक पे आए। अब ये सेकंड ब्लॉक है, इसमें जितने भी एलिमेंट है इनको आपस में रिलेट करा दो। अब इसमें जैसे 2 देखा तो 2 को 2 से भी कराना पड़ेगा, 2 को 3 से भी कराना पड़ेगा, 2 को 2 से भी कराना पड़ेगा एंड 2 को 3 से भी कराना पड़ेगा। इनफैक्ट इसमें फिर 3 भी है तो 3 को 2 से भी कराना पड़ेगा, 3 को 3 से भी कराना पड़ेगा, 3 को 2 से कराना पड़ेगा, 3 को 3 से कराना पड़ेगा एंड लास्ट जो ब्लॉक बचा है सेट कंटेनिंग 4, इसमें 4 है तो 4 को 4 से ही रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमने इस पार्टीशन की हेल्प से, जो पार्टीशन गिवन था, इससे हमने खुद से एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिख लिया है। ठीक है, अब ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये हमारे पास आ गया है आर, और एस तो आपको गिवन ही है, ये हमें एस गिवन है, तो इसमें और एस में कॉमन एलिमेंट्स कितने होंगे वो आपको काउंट करके बताने हैं। ठीक है, इसलिए बता सकते हैं, राइट। द सम ऑफ ऑल नेचुरल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फंक्शन दिस इज 1 1। अब के की वो सारी नेचुरल वैल्यू चाहिए जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए 1 1। अब फंक्शन को 1 1 बनाना है। अब 1 1 बनाने के लिए भाई अब क्या करेंगे, अब जिस टाइप का फंक्शन है ना, इजी फंक्शन है, डेफिनेशन लगाना इजी है तो डेफिनेशन से वर्क करते हैं। अब फंक्शन 1 1 चाहिए हमें कि फंक्शन 1 1 हो जाए। फंक्शन 1 1 कब होगा भाई, 1 1 कब होगा अगर हम f of x1 इज इक्वल टू f of x2 से चल के x1 इज इक्वल टू x2 पे पहुंच पाए। अगर हम यहां से चल के यहां पे पहुंच पाए तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो मतलब हमें k की कौन सी सारी वैल्यू चाहिए जिसके लिए हम यहां से चल के यहां पे पहुंच पाए। तो अब f of x1 तो ये 3x1 स्क्वायर माइनस k इंटू x1 इज इक्वल टू 3x2 स्क्वायर माइनस k इंटू x2। ऑब्वियसली x1 x2 कहां से आ रहे हैं हमारे पास, डोमेन से, तो ये दोनों ही कहते हैं हमारे पास ग्रेटर देन 9/4। तो अब यहां से अब क्या करते थे, बेसिक डेफिनेशन लगाने के लिए हम इन सभी की साइड चेंज करते हैं। तो 3x1 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर माइनस के x1, ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस के x2 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से 3 कॉमन लेंगे एंड इनफैक्ट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x1 माइनस x2 वाला फैक्टर कॉमन आएगा। इनफैक्ट यहाँ से भी जब माइनस के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी x1 माइनस x2 का फैक्टर कॉमन आएगा। तो इस पूरे में से हमने x1 माइनस x2 वाला फैक्टर कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3 टाइम्स x1 प्लस x2, है ना, काफी बार कर चुके हैं ये, माइनस के इज इक्वल टू 0। अब हम चाह रहे हैं कि यहां से चल के हम यहां पे पहुंच पाए। अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो दो क्वांटिटी प्रोडक्ट इधर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0। अगर फर्स्ट 0 हो गया तो तुम यहां पे पहुंच जाएंगे, बट हम कब कहेंगे कि जब कि ओनली फर्स्ट ही 0 है, वैन अगर हम किसी तरह बता दें कि ये क्वांटिटी नॉन 0 है। अगर ये क्वांटिटी नॉन 0 हो जाएगी तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो हमें k की वो सारी वैल्यू चाहिए जिसके लिए यहाँ पे पहुंच पाए, मतलब k की वो सारी वैल्यू जिसके लिए ये फैक्टर क्या हो जाए 0, सॉरी नॉन 0। तो 3 इंटू x1 प्लस x2 माइनस के इज नॉट इक्वल टू 0 कहना हमने। तो अब इसके लिए भाई k की वो सारी वैल्यू जिसके लिए फैक्टर नॉन 0 हो तो वो तो किस पे डिपेंड करेगा भाई, k की ये वैल्यू तो x1 x2 पे डिपेंड करेगी। अब x1 x2 के बारे में क्या पता है भाई, हमें पता है x1 भी ग्रेटर देन 9/4 है, x2 भी ग्रेटर देन 9/4 है। अब इन दोनों के सम के बारे में पता करना है, माइनस के करना है, वहां से चल के हम k की नेचुरल वैल्यू को स्टडी कर सकते हैं ना। इस टाइप के काफी क्वेश्चन हमने क्लास में किए हो गए, तो इसके बाद इसको आपने कंप्लीट करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेट s इज इक्वल टू, एक हमें सेट गिवन है और सेट में बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे 1 2 3 सेट के, सेट कंटेनिंग 1 2 3 के सबसेट्स हैं। तो दिस इज नथिंग बट पावर सेट ऑफ, ये नोटेशन में लिखी हुई है p ऑफ दिस, मतलब पावर सेट ऑफ सेट कंटेनिंग 1 2 3। लेबल s नोट, भाई हमने इस पहले सेट को नाम दे दिया s नोट, दूसरे सेट को नाम दे दिया s1, तीसरे सेट को नाम दे दिया s2, सिमिलरली इसको s3 दे देंगे, s4 s5 s6 एंड दिस लास्ट वन इज s7, है ना। अब किसी को डाउट आए तो मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ, ये तो ये S नोट है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये S5 है, ये S6 है एंड ये S7 है। ठीक है, अब एक रिलेशन डिफाइन किया है हमने इस सेट पे, कैसे कि Si रिलेटेड विद Sj। अब इसमें कोई भी जो हम दो सेट उठाएंगे, है ना, Si Sj, Si Sj से कब रिलेट करेगा, इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन Si इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन Sj। ठीक है,
डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द रिलेशन आर। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमें गिवन है, तब इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। तो हमें काम करते हैं, वन बाय वन इस सेट के हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास लिखना स्टार्ट करते हैं। अब इक्विवेलेंस क्लास आपको एस नोट, S1, S2 इनकी फॉर्म में गिवन है, तो हम सबसे पहले एस नोट की इक्विवेलेंस क्लास लिखने की कोशिश करते हैं। अब एस नोट, अभी एस नोट की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से सेट्स आएंगे? भाई एस नोट की इक्विवेलेंस क्लास में वो आएंगे ना, वो सारे एलिमेंट जो इससे रिलेट कर रहे होंगे। अब इससे रिलेट कौन कौन से एलिमेंट करेंगे? भाई वही करेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एस नोट के बराबर ही हो। अब एस नोट हमारा है क्या? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट? 0। तो इससे कौन सा एलिमेंट रिलेट करेगा? वो एलिमेंट रिलेट करेगा वो वाला सेट रिलेट करेगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? 0। तो अब 0 इसी में 0, तो एस नोट से तो एस नोट ही रिलेट करेगा, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास यही आएगा। फिर ऐसे ही S1 अगर हम लिखेंगे, S1 मतलब अब वो सारे सेट लिखने हैं, वो सारे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो? जितने S1 में है। S1 में कितने एलिमेंट्स है? 1। तो इस S1 वाले सेट से कौन कौन सा एलिमेंट रिलेट करेगा? भाई वो सारे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? 1। तो एक तो इसी में ही है, S1 में ही है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 S2 में भी है, 1 एलिमेंट S3 में भी है। अच्छा 1 एलिमेंट और किसी में है? नहीं। तो S1 की इक्विवेलेंस क्लास ये आ गई। इनफैक्ट S1 की इक्विवेलेंस क्लास में अगर S1, S2, S3 है, तो जब आप S2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे वो भी तो यही आएगी, है ना? और S3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे वो भी यही आएगी। सिमिलरली S3 तक हमने लिख लिए, फिर S4 की इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे। अब S4 की इक्विवेलेंस क्लास में S4 से कौन कौन से रिलेट करेगा? भाई जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ही होंगे जितने S4 में है। S4 में कितने एलिमेंट है? 2। तो S4 से रिलेट करेगा। और 2 एलिमेंट किस में है? S5 में। और 2 एलिमेंट किस में है? S6 में। और 2 एलिमेंट और किसी में नहीं है, यही आ जाएगा, है ना? सिमिलरली आप देखोगे यही S5 की इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगी, यही S6 की इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगी, एंड सो ऑन। फिर आप जब देखोगे तो S7 की इक्विवेलेंस क्लास में आपके पास एक ही एलिमेंट आएगा, S7। ठीक है, तो आपको देखना है इनमें से कौन कौन सी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस मिल रही है। भाई एक तो ये मिल रही है, एक ये मिल रही है, एक ये मिल रही है, और एक ये मिल रही है। तो देख लो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट है, जो ठीक वाला ऑप्शन है उसको हमने मार्क कर देना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेट a be the parameter for which the function this where a is greater than 0 become onto then a satisfied। तो ऑब्वियसली हमें a की वैल्यू बतानी है। a की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो हमें बता देंगे कि इनमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब a की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन क्या बन जाए? onto। अब onto के लिए हमने दो मेथड्स पढ़े हुए हैं। एक तो पढ़ा हुआ डेफिनेशन का यूज करें, और एक पढ़ा हुआ है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब इसमें कौन सा मेथड लगाएं? अब देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कोडोमेन हमें सीधी सी गिवन है क्योंकि इसकी रेंज काफी इजी है। अगर रेंज इजी है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसकी तो हम डोमेन काफी इजीली निकाल सकते हैं, है ना? अगर इसकी रेंज हम इजीली निकाल सकते हैं, तो अगर रेंज को हमने क्या करना है? बस कोडोमेन की इक्वल टू करना है। तो हमें a की वो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जिसके लिए इस फंक्शन की रेंज ये हो जाए, तो इसकी रेंज निकाल लेते हैं। अब फंक्शन क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 4ax प्लस 5। अब रेंज निकालने के लिए क्वाड्रेटिक रेंज हमने कैसे निकाली थी? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो जैसे आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2a² प्लस 5। अब इस फंक्शन की हम रेंज निकालना चाहते हैं। अब रेंज निकालने के लिए भाई वो सारी इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू सारी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अब इसकी वैल्यूज निकालने के लिए भाई एक्स की वैल्यूज के बारे में पता है, एक्स तो डोमेन में लाई कर रहे हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू -4 to 5, है ना? -4 से 5 के बीच में। अब हमें तो इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू से चले। अब एक्स प्लस ए के बारे में क्या कह सकते हैं? एडिंग ए ऑन बोथ द साइड, -4 प्लस ए लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल टू 5 प्लस। अब हम चाह रहे हैं एक्स प्लस ए की वैल्यूज का स्क्वायर करना, बट अब ध्यान से, अब स्क्वेयरिंग करते वक्त भाई ये नंबर्स कैसे हैं, है ना? भाई -4 प्लस ए से चल के 5 प्लस ए तक आएंगे, तो ये सारे नंबर, भाई अगर सारे नंबर पॉजिटिव हुए तो हम सीधी स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, सारे नेगेटिव हुए तो स्क्वेयरिंग करनी आती है हमें।
बट एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, भाई नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हो पॉजिटिव भी ना आ रहे हो, उस केस में हम सीधी स्क्वेयरिंग नहीं कर सकते, उस केस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब ये सारे नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस पे डिपेंड करेगा, भाई हम इस नंबर को स्टडी कर लें। देखो ए के बारे में पता है ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर तो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव, तो हमें इसी नंबर को देखना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये नंबर पॉजिटिव हो गया तो हमारा काम हो जाएगा, अगर नेगेटिव हुआ तो हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा। अब 4 a-4 है, दिस इज नथिंग बट a-4। अब अगर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो ये नंबर अगर a 4 से बड़ा हो गया, 4 या 4 से बड़ा हो गया तो ये तो सारे नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर a 4 से छोटा हो गया तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएंगे पॉजिटिव आ जाएंगे। तो हमें दोनों केसेस में अलग अलग तरीके से स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, और a पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो हम इनमें से कोई भी एक केस कर लेते हैं। अब इन दोनों में से हम कोई भी एक केस करते हैं, जैसे भाई ये वाला केस थोड़ा सा होता है भी एक जगह नेगेटिव आएगा एक जगह पॉजिटिव आ गया, जिस वे में इसको करेंगे उसी वे में आपने इस केस को कंप्लीट कर लेना है ना। तो अब इस केस में तो नथिंग बट ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हम सीधी स्क्वेयरिंग कर लेंगे, और सीधी स्क्वेयरिंग करके आप आंसर तक पहुंचने की कोशिश करना है कि यहाँ से कोई आपको ए की वैल्यू मिल रही है नहीं, यहाँ से ए की वैल्यू मिलेगी यहाँ से मिलेगी वो हमें नहीं पता है ना। तो अब इसमें एक जगह नेगेटिव आएगा, ए अगर 4 से छोटा है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, मतलब नेगेटिव नंबर भी आ गया पॉजिटिव नंबर भी आ गया। हम करना चाह रहे हैं स्क्वेयरिंग, तो स्क्वेयरिंग करते वक्त हम क्या करते हैं भाई, हम स्क्वेयरिंग में अगर नेगेटिव भी आ रहे हैं पॉजिटिव भी आ रहे हैं तो इधर तो हम जीरो लिखते हैं, क्योंकि नेगेटिव के स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव के स्क्वायर करेंगे होना तो पॉजिटिव ही है, बट कम से कम जीरो भी आएगा उसमें, क्योंकि माइनस से प्लस के बीच में जीरो वाला नंबर आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे हम लिखते हैं भाई इन दोनों में से कौन से नंबर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, कौन से नंबर का मैग्नीट्यूड बड़ा है इन दोनों में से। भाई यहाँ पे a+5 एक पॉजिटिव नंबर में कुछ ऐड किया, ये कुछ बड़ा नंबर बनेगा a से, एंड यहाँ पे a में से हम कुछ कम कर रहे हैं। अगर a में से कुछ कम कर रहे हैं तो ये नंबर तो हमारे पास और कम हो गया ना, ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है, तो अगर ये नंबर बड़ा है मैग्नीट्यूड भी इसका बड़ा है तो राइट साइड में इसी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लिया, अब x+a के स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड देन -2a² + 5 को ऐड करेंगे, फिर हमारे पास जो रेंज आएगी वो रेंज आपने देखनी कहां से कहां तक होनी चाहिए, -13 से 115 तक। तो देखो किसी कोई a की वैल्यू मिल रही है जिसके लिए ये जो लोअर लिमिट आ रही है वो -13 के इक्वल हो जाए, और जो ग्रेटर लिमिट आ रही है वो 115 के इक्वल हो जाए, है ना। वहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, a की वैल्यू आ जाएगी इजीली, एंड उस a की वैल्यू को आप इन चारों में से किसी में भी पुट करके चेक कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स कुछ क्वेश्चन हमारे पास ये असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस है ना, मतलब 2 स्टेटमेंट गिवन है और उसमें से आपको बताना है इन चार में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब ऑब्वियसली इस बार आपको ऑप्शंस चेंज करके दिए थे, वही नहीं थे जो आपको एज ए होम असाइनमेंट में मिले थे, है ना। तो ध्यान से काम करना, आपको हमेशा ऑप्शन पढ़ना है कि भाई किस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है तभी उसको मार्क करना है, राइट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट 1 फंक्शन एफ ये दे रखा है इज मैनी वन, स्टेटमेंट 2 फंक्शन एफ दिस इज मैनी वन। अब फंक्शन दोनों जगह सेम है ना, दोनों जगह सेम डेफिनेशन है फंक्शन की, बस इनमें जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है कि इसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों में चेंज है। तो अब इस फंक्शन को दोनों में क्या बोला हुआ है कि मैनी वन है। तो अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है नहीं, अब सबसे पहले तो हर एक ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की करेक्टनेस की बात हो रही है ना, कि भाई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या बेसिकली ट्रू और फॉल्स है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इन दोनों ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। तो लेट्स से स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, फंक्शन एफ दिस इज मैनी वन। अब मैनी वन कैसे चेक करें हम, भाई मैनी वन के लिए हमने देखा जो हमारे पास डोमेन है सेट ऑफ इंटीजर्स की है। अब इंटीजर्स में तो हम इजीली इमेज निकाल के चेक कर सकते हैं, है ना। तो इसमें जैसे ही आप स्टेटमेंट 1 में भाई इमेज 0 1 2 3 एंड सो ऑन -1 सो ऑन, तो इनकी जब इमेजेस निकालोगे तो जब आप 3 की इमेज निकालोगे एंड जब आप 4 की इमेज निकालोगे, दोनों की इमेज निकालोगे देखोगे दोनों की इमेज सेम आ रही है ना, किस किस की 3 की और 4 की। तो फंक्शन कैसा है ये मैनी वन है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू।
अब स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है फंक्शन फ्रॉम एन टू जेड। अब देखो हमें 3 और 4 की जो इमेज मिल रही थी वो सेम मिल रही थी। अब 3 और 4 तो दोनों नेचुरल नंबर भी है, सो मतलब हमें इस नेचुरल नंबर वाली जो डोमेन है, इस डोमेन में भी दो ऐसे नंबर मिलेंगे जिनकी इमेज क्या मिलने वाली है, सेम। अगर इमेज सेम मिलेगी तो मतलब फंक्शन आपका नेचुरल टू नेचुरल में भी मैनी वन है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू है। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू, ये तो दो ऑप्शन में गिवन है आपको। बट आगे कुछ गिवन है, सी में गिवन है स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, एंड ऑप्शन डी में गिवन है स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। मतलब क्या हम स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 को जस्टिफाई कर सकते हैं? भाई अगर हमें ये पता है कि फंक्शन एन टू एन में मैनी वन है, तो इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कह सकते हो कि फंक्शन जेड टू जेड में मैनी वन होगा या नहीं होगा? क्या इसका यूज करके आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो? बिल्कुल। भाई अगर कोई फंक्शन नेचुरल में ही मैनी वन है, मतलब दो ऐसे नेचुरल नंबर है आपके पास जिसकी इमेज सेम है, तो क्या ये नहीं कर सकते इंटीजर्स में आपको दो नंबर ऐसे जरूर मिलेंगे जिनकी इमेज सेम होगी? हाँ भाई, नेचुरल तो इंटीजर्स का सबसेट ही तो है। अगर इसके अंदर दो एलिमेंट की सेम इमेज है तो इंटीजर्स में भी दो एलिमेंट की सेम इमेज तो फॉर श्योर होगी ही होगी, राइट? तो स्टेटमेंट 2 से हम स्टेटमेंट 1 को जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो हाँ, अब ऑप्शन चेंज है तो इसलिए इसमें हमने आंसर सी दिया है, क्योंकि जो हमें दोनों ट्रू है और सेकंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो वो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है आपके पास स्टेटमेंट 1 में फंक्शन है फ्रॉम 4 टू इंफिनिटी टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना? अब फंक्शन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है नहीं। अब 1 1 चेक करने के लिए देखो डोमेन अब 4 से आगे तक के सारे रियल नंबर है, तो एरो डायग्राम तो बना नहीं सकते, तो इसके लिए आप कौन सी किसका यूज करो? डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन का यूज करोगे आप आज इजीली चेक हो जाएगा कि फंक्शन कैसा है 1 1, राइट? तो स्टेटमेंट 1 आप इसमें इजीली चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। इफ वी गेट अ हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच कट्स द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x एट लीस्ट इन 2 पॉइंट्स देन फंक्शन इज 1 1। हाँ, ये तो साफ गलत है। भाई अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन के ग्राफ को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट कर देती है तो फंक्शन कैसा होता है? मैनी वन, राइट? तो ये तो साफ गलत है। स्टेटमेंट 2 तो हमें सीधा पता लग रहा है क्या है? फॉल्स। और स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। अब स्टेटमेंट 2 फॉल्स तो आपको एक ही ऑप्शन में दिखेगा, भाई 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। तो इसका आंसर तो सीधा हमारे पास क्या आ गया? ए, है ना? ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में अब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इधर लिखा हुआ है, इनसे ऊपर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है कि लेट ए बी द सेट, ए बी द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस, है ना? इसके सबसेट्स का हमने एक सेट लिया है, ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स। सारे सबसेट्स नहीं लेने हमने, कौन से सबसेट्स लेने हैं? जिसमें ओनली 5 एलिमेंट्स हो। एंड लेट बी बी द सेट ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिजिट्स। अब बी, हाँ, बी बी द सेट ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिजिट्स। डिजिट्स को हमने भाई इंक्रीजिंग नंबर ऑर्डर में ही हमने डिजिट्स को लेना है। सो हाँ, फिर इसके बाद फॉर ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो ये सेट है, इस सेट में कोई हमने एक एलिमेंट लिया, एक सबसेट लिया, एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। एफ ऑफ ए मतलब इस ए सेट की इमेज अंडर दिस फंक्शन एफ जो बी सेट में बिलोंग कर रही है। अब कैसे डिफाइन किया हुआ ये फंक्शन? ये डिफाइन किया हुआ एफ ऑफ ए एज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ए है इस कैपिटल ए का एलिमेंट, उसके अंदर 5 नंबर्स के सबसेट्स है, 5 एलिमेंट्स के सबसेट है। उन 5 नंबर्स का जो सबसेट है, उन सारे नंबर्स को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो वही उस ए की क्या होगी? इमेज, वो जो भी नंबर बनेगा। ठीक है, बेटर समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम पहले ही दोनों सेट बना लेते हैं। ये ए
और लेट से ये B। ये ए सेट लिया, ये बी सेट लिया। ए में है इसके सबसेट कितने एलिमेंट्स वाले? ओनली 5 एलिमेंट्स वाले। तो 5 एलिमेंट वाले सबसेट जैसे 1 2 3 4 5 है ना। और कोई ले लेते हैं 1 2 8 7 9, और कोई ले लेते हैं 1 5 7 3 9। ऐसे सोन ये सारे 5 एलिमेंट्स के सबसेट आएंगे, है ना। और बी सेट में क्या है? 5 डिजिट नंबर्स इन विद इंक्रीजिंग ऑर्डर डिजिट। 5 डिजिट के नंबर तो है इसमें, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए डिजिट। तो सबसे पहले अच्छा, क्या 0 से स्टार्ट हो सकता है नंबर? नहीं, 0 से स्टार्ट करेंगे ये तो फिर 4 डिजिट का हो जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट आपकी 0 तो हो ही नहीं सकती, कम से कम 1 हो सकती है। अब 1 के बाद 1 से बड़ा नंबर ही आएगा। लेट्स से जैसे 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया। ये एक 5 डिजिट का नंबर बन गया जिसमें डिजिट सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। या और क्या हो सकता है? 1 2 3 4 6 आ गया। या और क्या हो सकता है भाई? ऐसे चलते चलते 1 3 5 7 9, ये भी 5 डिजिट का नंबर है, इसमें भी डिजिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। एंड सोन इस टाइप के नंबर्स है इस बी सेट में। अब एफ ऑफ ए डिफाइन क्या हुआ है कि इसमें से हमने कोई भी एक सेट उठाया, मतलब ए मतलब इसका एलिमेंट है, इस कैपिटल ए का कोई एक एलिमेंट लिया, लेट से हमने ये बड़ा एलिमेंट लिया। इसको किससे रिलेट कराएंगे? हम इसको ऐसे नंबर से रिलेट कराएंगे। वो नंबर कैसे मिलेगा? इन सारे 5 नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके। अब इन नंबर्स को जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो कौन सा नंबर बनेगा भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 ही आएगा, तो उनसे बनने वाला नंबर तो यहां पे लिखा हुआ। ऐसे ही इसको किससे रिलेट कराना है भाई? इन सारे 5 एलिमेंट्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भाई कैसे लिखेंगे? 1 2 7 8 9। तो इधर जाके कहीं एक नंबर मिलेगा आपको 1 2 7 8 9 मिलेगा ना। ये भी एक 5 डिजिट का नंबर है, डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसको हमने किससे रिलेट कराना है? इससे रिलेट कराना है। सो ऑन इस वे में हमने ये फंक्शन, जो हमें फंक्शन डिफाइन करके गिवन है, ये हमने अभी फंक्शन को समझा है। अब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है? एफ इज बाइजेक्टिव मैपिंग। ये जो फंक्शन है, ये जो मैपिंग हमने अभी समझी है कि ये बाइजेक्टिव मैपिंग है, ये हमने चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब बाइजेक्टिव मतलब भाई इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब इंजेक्टिव के लिए हम क्या चेक करते हैं? बेसिकली इंजेक्टिव में अगर डाउट आता है तो 1 1 मान के कर लिया करो, है ना। तो कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है या नहीं। 1 1 के लिए हम क्या चेक करते हैं? 1 1 के लिए कि भाई डोमेन के हर एक एलिमेंट की जब हम इमेज देखेंगे, वो इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक एंड डिस्टिंक्ट, है ना। भाई यहां से कोई भी 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं मिलनी चाहिए हमें, तभी हम बोलेंगे फंक्शन 1 1 है या नहीं। अब फंक्शन का हमने एरो डायग्राम तो बनाया हुआ ही है, हम एरो डायग्राम से चेक कर ले कि क्या हमें कोई 2 ऐसे एलिमेंट मिलेंगे इस ए सेट के जिसकी सेम इमेज मिलेगी। अब वो कैसे चेक करें? वो चेक करने के लिए भाई ए सेट में तो कोई भी 5 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स हैं। अब जब आप कोई भी एक सबसेट उठाओगे 5 एलिमेंट का, कोई भी एक सबसेट उठाओगे हम रैंडम, उनकी जब डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ऑब्वियसली उनसे एक यूनिक नंबर ही बनेगा ना। जैसे हमने ये उठाया था, ये एक यूनिक नंबर मिला, ये उठाया था, इससे एक अलग नंबर मिला। क्या ऐसा कोई भी और सेट मिलेगा आपको 5 डिजिट्स की एलिमेंट का जिनको जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो फिर से यही नंबर मिल जाए? ऐसा पॉसिबल है? भाई अगर फिर से यही नंबर मिलेगा तो मतलब इस सेट में यही सारे के सारे 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर इस सेट में यही के ये सारे 5 नंबर हैं तो इसी सेट को हम दो दो बार क्यों लिखेंगे? ये तो भी दोनों सेम सेट बन जाएंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सारे एलिमेंट सेम ही सेम है तो 2 एलिमेंट, ये दोनों सेट तो सेम है। अगर दोनों सेट सेम है तो हम एक सेट को दो दो बार थोड़ी लिखेंगे सेट में, तो हम सेम सबसेट को फिर से नहीं लिखने वाले। तो इसलिए यहां पे जितने भी सबसेट्स होंगे उन सभी के डिजिट्स को जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो यहां पे आपको एक अलग ही नंबर मिलेगा। ऐसे कोई भी 2 सबसेट नहीं मिलेंगे जिसके जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स को लिखोगे तो यहां पे आपको सेम नंबर मिले, है ना। रीजन अभी आपको बताया था, क्यों? क्योंकि सेम अगर नंबर बनेगा मतलब ये कि ये 5 डिजिट आपको इधर 2 सबसेट में मिलेगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो, तो दोनों सेट सेम ही बन जाएंगे, राइट। तो फंक्शन तो हमारा 1 1 तो हो गया, राइट। अब हमें चेक करना है बाइजेक्टिव के लिए कि सर्जेक्टिव भी हो, मतलब
ऑन टू भी हो। अब ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं? ऑन टू के लिए हम चेक करते हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिले। इनफैक्ट जो हमने 1 1 के लिए आर्गुमेंट दिया था वही हम ऑन टू के लिए चेक कर सकते हैं। भाई ऑन टू के लिए अभी हमने इधर से देखना है, यहाँ पे आपके पास 5 डिजिट्स के नंबर है। अब यहाँ से आप कोई भी एक 5 डिजिट का नंबर उठाओगे और उस 5 डिजिट के नंबर की आप प्री इमेज ढूंढोगे, क्या नहीं मिलेगी? भाई इधर क्या है, 5 एलिमेंट्स वाले सबसेट लिखे हुए हैं। तो इस नंबर की प्री इमेज, इस नंबर की प्री इमेज क्या होगी? इस नंबर की प्री इमेज वो होगी ऐसा सेट जिसके अंदर के डिजिट्स क्या हो, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है 5 वो क्या हो, यही 500 के 500 नंबर हो। भाई 1 2 3 4 6 है ना। तो इसकी प्री इमेज क्या है? ये मतलब इसको जब आप रिलेट कराओगे तो इससे ही कराओगे। तो इस सेट में आप कोई भी जो 5 डिजिट का नंबर लोगे उसके करस्पॉन्डिंग इधर आपको 5 एलिमेंट वाला एक सेट तो मिलेगा ही ना। भाई इसके सारे सबसेट में आपको 5 5 डिजिट के सारे एलिमेंट सारे ही सबसेट लिखने हैं। तो इधर से आप कोई भी एक 5 डिजिट का नंबर उठा लो, जो मर्जी उठा लो। डिजिट कैसी होनी चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब आप उसकी आप प्री इमेज ढूंढनी है, मतलब आपको एक ऐसा सबसेट ढूंढना है इधर जिसके अंदर एलिमेंट क्या हो, इस नंबर की डिजिट, वो तो मिलेगा ही। इसमें जब 5 ही डिजिट्स हैं तो उन 5 डिजिट का आप जब सेट बनाओगे तो सेट में 5 एलिमेंट है, और ए सेट के अंदर तो लिखे हुए ही हमने 5 5 एलिमेंट वाले सबसेट्स हैं। तो इधर तो आपको हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल ही रही है। तो फंक्शन कैसा है? फंक्शन तो ऑन टू भी है। भाई 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब 1 1 ऑन टू दोनों है। अब ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, उन्हीं को तो हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, है ना। फंक्शन के लिए एक और वर्ड यूज होता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट है ना। फंक्शन ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव है। अब स्टेटमेंट 2 में क्या गिवन है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज सेम एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या सेम है? चेक करते हैं। अब ए में हमने 5 5 एलिमेंट के सबसेट लिखे हुए हैं। अब ये सारे सबसेट हैं किसके? इस सेट के। अब इस सेट के 5 5 एलिमेंट वाले सबसेट कितने बनेंगे? भाई हमने सबसेट बनाने के लिए क्या चाहिए? इस सेट के कोई भी 5 एलिमेंट, आपके पास कोई भी 5 एलिमेंट आपके पास आए, उन 5 एलिमेंट से एक सेट आपका बन जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा। तो कितने सबसेट बनेंगे? भाई कितने वेज में आप इन 9 में से कोई भी 5 एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हो? भाई 9 एलिमेंट है, उनमें से 5 सिलेक्ट करने, कितने वेज? 9C5। हर एक सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग आपका एक सबसेट मिलेगा। सो ए सेट में कितने एलिमेंट है? 9C5 एलिमेंट। अब बी के एलिमेंट काउंट करते हैं। बी में हम क्या लिख रहे हैं? बी में हम लिख रहे हैं 5 डिजिट के नंबर जिसमें डिजिट्स होंगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ये नंबर कितने होंगे, कैसे काउंट करें? अब ये काउंट करने के लिए भाई एक तो वे है, हम लिख लिख के काउंट करें कि भाई 1 2 3 4 5, है ना। फिर क्या आएगा? 1 2 3 4, अब 5 को चेंज कर दिया जाता है 6, 1 2 3 4 7 एंड सो ऑन। ये करते करते आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4, लास्ट में आपके पास आ सकता है 9। तो पहली 4 डिजिट को फिक्स रखा, लास्ट वाली डिजिट को हमने मूव कराया, चेंज कराया, तो उसमें कुछ नंबर मिलेंगे आपके पास। इसी सेम वे में फिर आप 4 की जगह 5 कर लो, फिर उसको हम चेंज करते जाएंगे। तो ऐसे कर करके हम लिख लिख के काउंटिंग कर सकते हैं, स्लाइटली लेंथी वे। अब बेटर वे, भाई इस सेट में कितने एलिमेंट कैसे काउंट करेंगे? भाई एक बार बताओ मेरे को, इस सेट में हमने लिखा हुआ क्या है? 5 डिजिट के नंबर, और उस नंबर की डिजिट्स होनी चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमने ये तो देखा था, इसकी कोई भी डिजिट जीरो तो आ ही नहीं सकती। अगर कोई भी डिजिट जीरो नहीं आ सकती, मतलब जो हमने नंबर बनाना है वो नंबर हमने बनाना किस में से है? भाई उसकी डिजिट्स क्या क्या हो सकती है? भाई 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9। इन 9 की 9 डिजिट्स में से कुछ हो सकती है, और तो कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है। अब 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए, भाई 5 डिजिट का नंबर अगर बनाना है तो आपको कितनी डिजिट चाहिए? 5 ही तो डिजिट चाहिए। तो 5 डिजिट आपको चाहिए 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। अब इनमें से आपको कोई भी 5 नंबर चाहिए। 5 नंबर कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हो? भाई 9 में से कोई भी 5 नंबर 9C5 वे में सिलेक्ट कर लिया। आपने कोई भी रैंडम 5 नंबर सिलेक्ट कर लिए, बट नंबर कैसे बनाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए डिजिट। अब जो भी आपने 5 नंबर सिलेक्ट किए, कोई भी 5 नंबर सिलेक्ट कर लिए, उनको क्या आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिख सकते? भाई जो भी 5 नंबर आपके हाथ में है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के कितने तरीके होंगे? एक ही तो तरीका होगा।
राइट। भाई जो सबसे छोटा वो पहले, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, एंड देन सबसे बड़ा। तो कोई भी 5 नंबर आप सिलेक्ट करोगे, उस सिलेक्शन के कितने वेज? 95। हर एक सिलेक्शन को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कितने वेज? एक ही वेज। तो कितने नंबर होंगे ये टोटल 5 डिजिट के, जिनकी डिजिट को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होगा? 95 इंटू 1। क्या ये दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है? बिल्कुल सेम ही तो है। इनफैक्ट काउंटिंग भी हमने सेम ही वे में की है। तो ए सेट में और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो स्टेटमेंट 2 भी कैसा है? ट्रू। ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है। अब हमें देखना है स्टेटमेंट 2 फर्स्ट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो स्टेटमेंट 2 नंबर, अब स्टेटमेंट 2 में देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की बात हो रही है। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट का यूज करके हम बोल सकते हैं कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा या नहीं? उससे कैसे कह सकते हैं भाई? इसमें तो हम फंक्शन के बारे में कुछ बात ही नहीं की सेकंड ऑप्शन में, इसमें तो दो सेट दे दी, उन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट की बात है। भाई फंक्शन को बाइजेक्टिव बोले या ना बोले वो किस पे डिपेंड करेगा? फंक्शन पता तो हो फंक्शन है क्या, है ना। तो स्टेटमेंट 2 में तो फंक्शन की बात ही नहीं हो रही कोई, राइट। तो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन इज डी, है ना। तो इसका आंसर हम देंगे डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दो सेट गिवन है, ए और बी। ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। स्टेटमेंट 1 टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज। भाई स्टेटमेंट 1 में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की बात कर रहे हैं, एंड स्टेटमेंट 2 में टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 45 एंड फंक्शंस व्हिच आर नॉट इनटू आर ऑन टू, है ना। ये जो बाद में लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल ठीक है, जो फंक्शन इनटू नहीं होते वो ऑन टू होते हैं, बिल्कुल। बट अब इन दोनों में नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब जैसे अगर स्टेटमेंट 1 में ही हमने चेक करना है कि कितने ऑन टू फंक्शंस होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कितने ऑन टू फंक्शन होंगे। भाई ऑन टू फंक्शन की हम काउंटिंग कैसे करते हैं? ऑन टू फंक्शन की काउंटिंग हम इजी होता है 1 2 3, यहां से यहां तक कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे उसकी काउंटिंग हम इजीली कैसे करते हैं? भाई हम टोटल में से वो सब्ट्रैक्ट कर दे जो हमें नहीं चाहिए। कौन सी नहीं चाहिए? हमें इनटू फंक्शन नहीं चाहिए, है ना। तो टोटल में से अगर हम इनटू सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास कौन से फंक्शंस मिलेंगे? ऑन टू फंक्शंस मिल जाएंगे, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफी बार किए हुए हैं क्लास में। तो आप टोटल में से इनटू फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करके ऑन टू फंक्शंस की काउंटिंग इजीली कर सकते हो, राइट। अब स्टेटमेंट 2 में इनटू फंक्शंस के बारे में पूछा हुआ, कितने इनटू फंक्शंस होंगे। अब इनटू की काउंटिंग तो हमने स्टेटमेंट 1 में काउंट करी है, कितने इनटू फंक्शंस होंगे। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं कि इनटू फंक्शंस भी यहाँ पे जो गिवन है 45 यही आएगा, एंड स्टेटमेंट 1 में 36 ही आएंगे ऑन टू फंक्शन। तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। बट क्या सेकंड फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है? भाई देखो स्टेटमेंट 2 में नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस दे रखे हमें कितने? 45, है ना। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस ये हमें दे रखे हैं 45, और स्टेटमेंट 1 पे हमें बोला हुआ है कि स्टेटमेंट 1 में ऑन टू फंक्शन 36 होंगे। अब क्या इसकी हेल्प से, एंड इनफैक्ट ये भी गिवन है फंक्शंस व्हिच आर नॉट इनटू आर ऑन टू, तो जो फंक्शन इनटू नहीं होंगे वो ऑन टू होंगे। तो यहां पे हम स्टेटमेंट 1 को इधर से कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? भाई स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 को जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इनटू वाले फंक्शंस, तब हम बोल देंगे अगर ये 36 आ गया तो आंसर हमारे क्या आ जाएगा? भाई हम कह देंगे कि सेकंड से हम फर्स्ट को एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। अब देखो हमें इनटू फंक्शंस पता है कितने हैं, बट अगर हम यहाँ पे 36 चाह रहे हैं कि भाई इनका डिफरेंस 36 आ रहा है नहीं आ रहा, वो देखने के लिए हमें क्या इतनी इंफॉर्मेशन की ही जरूरत है, कुछ और भी जरूरत पड़ेगी? भाई हम किस में से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं? टोटल में से। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं ये कुछ गिवन है स्टेटमेंट 2 में? नहीं। तो जो हमें स्टेटमेंट 2 में इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें हमें अभी इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें ओनली इनटू फंक्शन की ही बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं जो इनटू नहीं होंगे वो ऑन टू होंगे। वो तो बात बिल्कुल ठीक है, बट टोटल फंक्शंस में से ही तो इनटू को घटाएंगे तभी तो ऑन टू फंक्शंस मिलेंगे। तो टोटल फंक्शंस के बारे में तो कुछ बात ही नहीं हो रही इसमें। तो टोटल फंक्शंस तो हमें खुद से अलग से काउंट करने पड़ेंगे। तो हमने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज करी कि टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे। अगर इसमें टोटल फंक्शंस भी गिवन होते तब हम कह सकते थे कि स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, बट क्योंकि इसमें टोटल नंबर फंक्शंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ तो स्टेटमेंट 2 से हम स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
तो दोनों ट्रू है, बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। तो इसका भी आंसर क्या देंगे हम? ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। स्टेटमेंट 1 में गिवन है आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हमें बताना है कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर को ट्रांजिटिव चेक करना है। एंड स्टेटमेंट 2 बोला हुआ है कि √3/2, 1 एंड 1, -√3/2 रिलेशन में प्रेजेंट है, बट ये एलिमेंट रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। इनफैक्ट ट्रांजिटिव के लिए हम क्या ही चेक करते थे, अगर a, b एंड b, c रिलेशन में प्रेजेंट है, देन a, c रिलेशन में प्रेजेंट है या नहीं, उसी से हम चेक करते थे कि रिलेशन ट्रांजिटिव होता है नहीं। तो हम पहले स्टेटमेंट 2 को ही क्यों ना चेक कर ले। स्टेटमेंट 2, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स ही हो गया ना फिर तो चेक करो क्या √3/2, 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई। ये अगर रिलेशन में प्रेजेंट बोल रहा है मतलब √3/2, 1 √3/2, 1 ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब चेक करोगे ये भी रिलेशन में प्रेजेंट है, ये भी रिलेशन में प्रेजेंट है, बट ये रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। ट्रांजिटिव का काउंटर एग्जांपल क्वेश्चन में ही गिवन है a, b एंड b, c रिलेशन में है, बट a, c रिलेशन में नहीं है। तो क्या रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? नहीं। तो फर्स्ट को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमने पहले स्टेटमेंट 2 को ही चेक कर लिया और चेक कर लिया स्टेटमेंट 2 कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू हो गया तो मतलब आर तो ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि उसी का काउंटर एग्जांपल गिवन है। तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 to 1/2 टू a। f of x एक फंक्शन डिफाइन गिवन है हमें। लेट a बी a सेट अल्फा, बीटा for which f of x is onto, then write the value of 16 बीटा माइनस अल्फा। अब अल्फा, बीटा की वैल्यू चाहिए हमें 16 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू लिखने के लिए। अब अल्फा और बीटा कहां पे आ रहे हैं? इसमें ए सेट गिवन है, अल्फा से बीटा तक एक क्लोज इंटरवल गिवन है। अब ये कैसा इंटरवल है जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए? ऑन टू। मतलब ए सेट के बारे में बात हो रही है और फंक्शन ऑन टू हो जाए तो ए सेट है क्या बेसिकली? तो कोडोमेन है। अब कोडोमेन हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? फंक्शन कैसा गिवन है हमें? फंक्शन कैसा होना चाहिए? ऑन टू। तो ऑन टू से रिलेटेड हमें कोडोमेन के बारे में क्या पता होता है भाई? फंक्शन को ऑन टू, अगर फंक्शन हमें ऑन टू बनाना है तो हम क्या करते हैं? कोडोमेन को रेंज के इक्वल करते हैं। तो बेसिकली हमें ए सेट निकालना है, मतलब इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, और जहां पे हमारे पास एक्स तो पता है कहां से कहां तक है। अब एक्स अगर यहां से यहां तक है तो हमें फंक्शन की रेंज निकालने के लिए, अब रेंज निकालने के लिए भाई हमने देखा एक्स यहाँ पे एक जगह पे दिख रहा है, सीधा सीधा एक्स अगर एक ही जगह पे दिख रहा है तो हम सीधा ही रेंज निकाल लेते हैं। कैसे भाई? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए 4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 3। इसकी सारी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू निकालने के सबसे पहले एक्स के बारे में क्या पता है? एक्स तो डोमेन में लाई कर रहे हैं ना। एक्स कहां से कहां तक है? -1 से 1/2 क्लोज इंटरवल। तो इक्वलिटी आ जाएगी -1 से 1/2, है ना। अब x की वैल्यू से हमें जाना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पे। अब इन सारे x की एब्सोल्यूट वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने पता है ग्राफ पे 0 पे डेफिनेशन चेंज करता है। तो आप पॉजिटिव नंबर को अलग करोगे, नेगेटिव नंबर को अलग करोगे, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे अलग अलग करके। फिर जब आप देखोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या आएगी भाई? 0 से 1/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से 1/2 तक आएगी। -1 से 0 वाले नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से 1 तक आएगी। तो उन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 1 तक ही लाई करेगा। इन सारे रियल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू यहां से यहां तक ही लाई कर रही है। अब इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो 0 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स -1, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंजेस। अब -4 आ रहा है 4 की पावर में, तो हमें ये चाहिए 4 की पावर में। तो 4 की पावर में इन सारे नंबर को रख देते हैं, है ना। अब इनइक्वालिटी के साइन पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? y इक्वल टू 4 x, हमने इस फंक्शन को अप्लाई किया है तो y इक्वल टू 4 x कैसा फंक्शन है ये? सिंस बेस ग्रेटर देन 1 है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। एंड इसमें आपको क्या ऐड कर देना है? 3 ऐड कर देना है। जैसे आप 3 ऐड करोगे 4 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 की पावर -1 इज नथिंग बट 1/4, और इसमें 3 ऐड करना है, और 4 की पावर 0 इज 1 और 1 में 3 ऐड करना है।
तो कहां से कहां तक आ गई इसकी रेंज, यहां से यहां तक। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से आप सीधा 16 इंटू बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ध्यान से देखो, फंक्शन दिखने में आपको लग सकता है कि 4 की पावर में एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ रही है, नहीं, एक्स एक जगह पे है, आप सीधी रेंज निकाल सकते हो। पता इसमें टाइम लगा, ये आपका 1.5 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लेट द टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस। फर्स्ट सेट है आपके पास ए बी सी डी ई, सेकंड सेट आपके पास 1 2 3 4 5 6, इन विच इमेज ऑफ ए इज ग्रेटर देन इमेज ऑफ बी। मतलब बी की जो भी इमेज होगी उससे ग्रेटर ए की इमेज होगी। मतलब बी की इमेज लेट्स से अगर 2 है ना, बी को अगर हमने 2 के साथ किया तो ए को रिलेट करने के कितने वेज होंगे हमारे पास, भाई बी से ग्रेटर नंबर से रिलेट करना है। अगर बी को 2 से करा रहे हैं तो ए को हम 3 से करा पाएंगे या 4 से या 5 से या 6 से। हम ए को 1 से नहीं रिलेट करा सकते, क्यों? क्योंकि ए की इमेज बी की इमेज से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ऐसे कितने फंक्शंस काउंट करने हमने, 1 1 फंक्शन। तो 1 1 के लिए इन सभी को इधर डिस्टिंक्ट इमेजेस असाइन करनी है। तो उसके लिए भाई हमें पता है बी से ग्रेटर इमेज चाहिए ए की, तो पहले हम बी को इमेज असाइन कर दें। अब बी को इमेज असाइन करने के कितने वेज, तो बी को अगर हम बोलेंगे बी को इमेज असाइन करने के 6 वेज, तो करस्पॉन्डिंग टू ईच सच वे ए को इमेज असाइन करने के कितने वे होंगे, वो तो डिपेंड करेगा। बी को अगर आपने ए से किया है तो ए को हम 2 3 4 5 6 के साथ करेंगे, बी को अगर आपने 2 से किया है तो ए को 3 4 5 6 के साथ करेंगे। तो बी को हमने किससे रिलेट किया है इस पे डिपेंड कर रहा है कि ए को हम किस किस से रिलेट करा सकते हैं। तो हम ऐसे काउंटिंग नहीं कर सकते। तो इसमें सिंस बी की इमेज पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ, तो हम पहले बी को इमेज देना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स हमने बी को कर दिया 1 से रिलेट, तो ए को रिलेट करने के, अब इसमें जब बी को 1 से किया है तो बी को रिलेट करने का तो एक ही वे, करस्पॉन्डिंग टू दिस वे ए को इमेज असाइन करने के कितने वे। अब ए को 1 से बड़े नंबर 2 3 4 5 6, कितने नंबर ए 5 नंबर, तो ए को इमेज असाइन करने के कितने वेज 5 वेज। करस्पॉन्डिंग टू ईच सच वे, अब सी डी ई इन पे कोई भी रिलेशन कंडीशन नहीं है, तो सी को इमेज असाइन करने के कितने वेज, भाई यहाँ पे 6 नंबर है, 2 हमने ऑटोमेटिकली ऑलरेडी यूज कर लिए ए और बी के लिए, तो बचे कितने 4 नंबर। तो सी को इमेज असाइन करने के 4 वेज, डी को इमेज असाइन करने के करस्पॉन्डिंगली 3 वेज एंड ई को इमेज असाइन करने के लिए 2 वेज। तो जब हमने बी को 1 से रिलेट कराया उस केस में कितने फंक्शन बनेंगे ये आप काउंट कर सकते हो। सिमिलरली जब बी को 2 से रिलेट कराएंगे, भाई बी को हमने करा दिया 2 से रिलेट, तो बी को रिलेट कराने का तो एक ही वे है, बट इसके करस्पॉन्डिंग ए को रिलेट कराने के कितने वेज बचे, भाई ए को तो हम 2 से बड़े नंबर से ही रिलेट करा सकते हैं। तो 3 4 5 6 कितने नंबर है ये 4, तो ए को रिलेट कराने के अभी हमारे पास 4 ही वे हैं। एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच सच वे सी के लिए आप चेक करोगे 4 वे ही आएंगे, फिर 3 वे, फिर 2 वे, ठीक है। इसको भी काउंट कर सकते हैं जब बी को हमने 2 के साथ रिलेट किया। सिमिलरली जब बी को हम रिलेट करेंगे 3 के साथ, बी को रिलेट करेंगे 4 के साथ एंड बी को रिलेट करेंगे 5 के साथ। बी को ऑब्वियसली हम 6 के साथ कर नहीं सकते, क्योंकि बी को अगर 6 के साथ कर दिया तो ए को 6 से बड़ा नंबर तो है ही नहीं, है ना। तो ये आपके पास 5 केसेज बनेंगे, इन पांचों केसेज में आपको काउंटिंग करनी है और इन सबको ऐड करके आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो आप बता सकते हो अल्फा बाई 10 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच f of x दिस इज 1 1 इज a टू इंफिनिटी, है ना, वैल्यूज ऑफ k। तो k यहां पे फंक्शन में दिख रहा है, k की वो सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन 1 1 हो वो हमें वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यूज का इंटरवल। देन राइट द वैल्यू ऑफ a। तो बेसिकली हमें k की सारी वैल्यू ही निकालनी है कि k की किन किन वैल्यू के लिए आपके पास ये फंक्शन 1 1 होगा। अब इस फंक्शन को 1 1 बनाना है और k की वैल्यू बात आ रही है, पैरामीटर आ रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस पीस वाइज डिफाइंड भी है, अभी थोड़ी देर पहले क्या भी था, किसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से काफी इजीली हम इनको हैंडल कर सकते हैं। तो ग्राफ की हेल्प से यहाँ पे हमने इन दोनों डेफिनेशन का ग्राफ बनाना है। एक तो ग्राफ बनाना है ऊपर वाली डेफिनेशन का y = 1/x - 3 एंड दूसरा ग्राफ बनाना है y = नीचे वाली डेफिनेशन क्या है x/3 - k/5, है ना। अब देखो इसमें तो k आ रहा है, इसमें कहीं पे k वगैरह टाइप की टर्म्स नहीं है, तो हम पहले इसका ही ग्राफ बना लेते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, भाई हमें y = इससे रिलेटेड किसका ग्राफ आता है, हमें आता है y = 1/x का ग्राफ। अब 1/x के ग्राफ में हमने क्या चेंज किया, x को रिप्लेस कर दिया x - 3 से, तो ग्राफ पे क्या चेंज आएगा, ग्राफ 3 यूनिट्स राइट में चेंज हो जाएगा, है ना। भाई 1/x का ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, अब यही ग्राफ 3 यूनिट्स राइट में शिफ्ट हो जाएगा।
तो इधर ग्राफ जा रहा होता है कौन सी लाइन के पास, x इक्वल टू 0, तो 3 यूनिट इधर, मतलब 1 2 3, तो इधर ये आ जाएगा x इक्वल टू 3 वाली लाइन को टच करेगा, इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा हमारे पास, किसका, y इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 का ग्राफ। अब ये वाला ग्राफ हमें किन x के लिए चाहिए, x ग्रेटर देन 3 के लिए। अब x ग्रेटर देन 3 तो 3 से बड़ा, ये तो सारा 3 से बड़ा वाला ही है, तो हमें ये पूरा का पूरा ही ग्राफ चाहिए। ऑब्वियसली 1 ओवर x माइनस 3 का एक जो ये वाली आर्क मिली है, ऐसे हमारे पास इधर भी एक पोर्शन आएगा, ठीक है। तो इधर वाला हमने नहीं किया, हमें 3 से बड़ा चाहिए, तो 3 से बड़ा ये पूरा पूरा ग्राफ आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3 या 3 से छोटे के लिए हमें चाहिए x/3 माइनस k/5 का ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए भाई इसका ग्राफ तो k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब k की वैल्यू भाई हम सबसे पहले लेट से k इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ बनाते हैं, मतलब y इक्वल टू x/3 का ग्राफ। अब y इक्वल टू x/3 लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सिंस 3, ये 3 वाला पॉइंट है ना, 3 या 3 से छोटे के लिए चाहिए, तो अगर 3 पे ही वैल्यू देख लेते हैं, इसकी 3 पे वैल्यू कितनी ले रही है, तो x को जब 3 रखेंगे y की वैल्यू आ रही है 1, तो लेट्स से यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे आ जाएगी 1, है ना। और स्लोप है इसका 1/3, तो ये कुछ इस टाइप की लाइन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सिंस 3 से छोटे के लिए चाहिए, हमने इधर के लिए बनाई है। अब बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, क्या k इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन 1 1 आया, नहीं भाई, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है इधर जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करेगी, तो k इक्वल टू 0 वाला पॉइंट नहीं लेना। अच्छा नेक्स्ट k इक्वल टू 1 वाली वैल्यू लेके देखते हैं, तो k इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू x/3 माइनस k की वैल्यू 1/5। अब ये वाला ग्राफ देखते कहां पे आएगा, तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं कि हमें ये वाला ग्राफ तो नहीं चाहिए, ठीक। अब हमने x को वैल्यू दी 3 पे फिर से वैल्यू देखते इसकी क्या आ रही है, 3 पे वैल्यू 3/3 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5 अब ये 1 है तो 4/5 यहाँ पे कहीं आ जाएगी। अब ये इसके पैरेलल ही इस टाइप की कोई लाइन आ जाएगी। क्या फंक्शन अभी हमारा 1 1 है, नहीं, अभी भी हमें यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करेगी। ऐसे चलते थे तो k की वैल्यू 1 भी नहीं है ना। जैसे हमने 0 से वैल्यू बढ़ाई 1 पे किया, ग्राफ थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हुआ, है ना। k की वैल्यू जब हम और बढ़ाएंगे ग्राफ और नीचे शिफ्ट होगा। तो आप ये सोचो ये जो पॉइंट है हमारा, ये शिफ्ट होके कहां तक आना चाहिए जब फंक्शन 1 1 होगा, भाई देखो ये यहां तक आ रहा है, ये एक्स एक्सिस के पास आता जा रहा है, आता जा रहा है। जब तक आपका ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा तब तक आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पक्का मिलेगी जो ग्राफ को दो या दो पॉइंट पे कट करेगी। तो हमें ये वाला पॉइंट कहां पे शिफ्ट कराना पड़ेगा, ये पॉइंट हमें सरका के यहां पे लेके आना पड़ेगा। अगर ये वाला पॉइंट यहां पे आ गया तो आपके पास कुछ इस टाइप की लाइन बनेगी। अब ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ ये मिला के जो फंक्शन बना है ये आपका क्या बन गया 1 1, क्योंकि अब आपको कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलेगी जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे किस के लिए आएगा, अब यहाँ पे मतलब 3 पे हमें y की क्या वैल्यू मिल रही है, 3 पे हमें y की वैल्यू मिल रही है 0, तो हमें y इक्वल टू एक्स माइनस 3 माइनस k/5 में x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू क्या चाहिए 0। तो x को जब 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, x की जगह 3/3 1 माइनस k/5, तो यहां से आपके पास आ जाएगा k/5 इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 5। तो जब हम k की वैल्यू 5 लेंगे, है ना, 0 पे नहीं बनी बात, 0 से बढ़ाया 1 बनी, 1 पे नहीं बनी बात, अब कहां तक बढ़ाना है 5 पे बढ़ाना है। जैसे आप 5 करोगे आपका ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा एंड फंक्शन 1 1 आ गया। अब 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे इस ग्राफ ने नीचे ही शिफ्ट होना है, ग्राफ से ऐसे आए, ग्राफ से ऐसे आए। अब इन हर एक केस में ये जो भी ग्राफ आएगा 3 से छोटे के लिए और 3 से बड़े के लिए हमारे पास ग्राफ है ही, तो इन चाहे ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये फंक्शन हमेशा क्या रहने वाला है 1 1 ही रहने वाला है। तो हमें मिनिमम k की वैल्यू चाहिए 5 और k से बड़ी कुछ भी हो सकती है। तो k की वैल्यू कहां से कहां तक आई 5 या 5 से बड़ी। तो k की वैल्यूज का इंटरवल, भाई ये इंटरवल दे रखा है, इसको इंटरवल की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 5 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5, तो आंसर हम क्या लिखेंगे 0 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सो लेट s एक साइड गिवन है ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 11 to 40। Define an equivalence relation R on S as A related to B if and only if sum of digits in A is same as sum of digits in B।
राइट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस करस्पॉन्डिंग टू आर। इस रिलेशन को यूज करना है, इस रिलेशन का यूज करके हम भाई कितनी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस लिख सकते हैं, उन सारे डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस का नंबर हमें चाहिए। अब देखो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस लिखने के लिए सिंस रिलेशन हमारा इस सेट पे डिफाइंड है, तो हम एक काम करते हैं, इस सेट के वन बाय वन करके एलिमेंट उठाना स्टार्ट करते हैं और उनकी इक्विवेलेंस क्लास लिखना स्टार्ट करते हैं। अब 11 की इक्विवेलेंस क्लास में इस सेट के कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? भाई 11 की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट आएंगे जिनका सम कितना होगा, जिनकी डिजिट्स का सम है ना। कैसे रिलेशन डिफाइंड है? सम ऑफ डिजिट्स इन ए इज सेम एज सम ऑफ डिजिट्स इन बी। तो ए की जगह हमने ले लिया 11 के डिजिट्स का सम कितना है? 2। तो यहां पे ये किससे रिलेट करेगा? ये उन्हीं एलिमेंट से रिलेट करेगा जिनकी डिजिट्स का सम भी कितना हो, 2। तो भाई एक तो 11 के डिजिट्स का सम ही 2 है, तो 11 से तो रिलेट करेगा ही। अच्छा, और 11 किससे रिलेट करेगा? अब 11 से लेके 40 तक और कोई नंबर मिलेगा जिसके डिजिट्स का सम 2 ही आए? भाई 11 के डिजिट्स का सम 2, इधर बना 3, इधर बना 4 एंड सो, ये तो लग रहा है डिजिट्स का सम बढ़ता ही जा रहा है। बट बीच में एक नंबर आएगा, कौन सा? 20 के डिजिट्स का सम कितना है? 2 + 0 = 2। तो 11 20 से भी रिलेट करेगा, है ना। तो 11 की इक्विवेलेंस क्लास में ये दो एलिमेंट आएंगे, 11 एंड 20। इनफैक्ट जब आप 20 की इक्विवेलेंस क्लास लिखोगे तो वो भी तो क्या आएगी? यही आएगी। 20 की डिजिट का सम भी कितना है? 2 ही है ना। सिमिलरली फिर आप 11 के बाद 12 की लिखोगे, 12 की इक्विवेलेंस क्लास में, बट 12 की डिजिट का सम कितना है? 1 + 2 3। तो एक तो 12 से रिलेट कर रहा होगा, एक 12 और किससे रिलेट कर रहा होगा? इसमें ऐसा कौन सा नंबर मिलेगा जिसकी डिजिट का सम फिर से आपको 3 मिलने वाला है? अब देखो 1 की लाइन में तो कोई मिलेगा नहीं, अब 2 की लाइन पे चलते हैं। 21 की डिजिट का सम, उसकी डिजिट का सम भी कितना है? इतना ही आएगा, कितना? 3। अब 2 की लाइन में आपको यही मिलेगा। अब 2 की लाइन पे खत्म हो गया, अब 3 पे चलते हैं। अब 3 की लाइन में कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसकी डिजिट का सम 3 हो? यस, 30, और 30 से रिलेशन में प्रेजेंट है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में 30 भी आएगा। तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंस क्लास जो 12 की है, ये इक्विवेलेंस क्लास 21 की भी यही आएगी। सेम इक्विवेलेंस क्लास आपके पास 30 की भी आएगी। ठीक, तो इसी वे में हमने लिख लिख के चेक करते जाना है। 13 और सारे नंबर कवर करने हैं। इनफैक्ट यहाँ पे दिख रहा है ये आधे आधे नंबर तो कवर हो ही जाएंगे, तो आपको इसमें मैक्सिमम 15 इक्विवेलेंस क्लास लिख लिख के चेक करनी पड़ेगी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे देखो 11 और 20 की सेम आ गई, 12 और 21 की सेम आ गई, इनफैक्ट 30 की भी सेम आ गई, 15 से भी कम ही लिखने पड़ेंगे। तो ऐसे लिख लिख के आपको काउंट करना है कितनी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस बनेगी। काउंट कर लेना, 1 2 3, है ना। ये पूरी एक ही इक्विवेलेंस क्लास है, 11 और 20 की सेम ही आ रही है ना। 1 फिर 2 फिर ऐसे 3 4 जितनी भी आएगा उनको काउंट करके हमने आंसर दे देना है, राइट। Next, question number 20. Let K be the total number of symmetric relations that can be defined on 1 2 3 4 5 such that 2, 4 belongs to R, 5, 2 belongs to R and 1, 3 does not belongs to R. Then write the value of sum of all digits of K. अब K be the number of symmetric relation. इस सेट पे कितने सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं? अब सिमेट्रिक रिलेशन, भाई रिलेशन हमें पता है, रिलेशन में कैसे डिफाइन किया हुआ है? रिलेशन होता है एक रोस ए का सबसेट, है ना। तो सिमेट्रिक की काउंटिंग करने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले एक रोस ए को ही लिख लेते हैं, भाई कौन कौन से एलिमेंट हमें चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट नहीं चाहिए, वो वहां से हम डिसाइड कर लेंगे। तो एक रोस ए को लिखते हैं पहले। अब एक रोस ए को लिखने के लिए भाई उसमें आएंगे ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 1, बट हमें काफी ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, इसलिए हम थोड़ा टाइम बचाएंगे और इन ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे। 1, 1 को लिख लेते हैं हम 11 से, फिर 1, 2, फिर 1, 3, 1, 4, 1, 5, है ना। 1, 5 तक जाएगा, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, ये हमारा आ गया एक रो से। अब कितने रिलेशंस बनेंगे सिमेट्रिक, इसकी काउंटिंग करना चाह रहे हैं। अब सिमेट्रिक की काउंटिंग करने के लिए हम ये देखना है कि भाई रिलेशन में इनमें से कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए और कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली कि 1, 1 रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा, 1, 2 रिलेशन में आएगा नहीं आएगा, ये हमने चेक करना है। अब ये चेक करने के लिए अब सिंस हमें कुछ कंडीशन दे दी,
कंडीशन दे दी मतलब जैसे हमें बोला हुआ है 2,4 रिलेशन में प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, 2,4 मतलब ये रिलेशन में आना चाहिए। अब ये बताओ अगर रिलेशन में हमने 2,4 डाल दिया और रिलेशन सिमेट्रिक बनाना है तो 2,4 के साथ 4,2 भी डालना पड़ेगा, 4,2 वो यहाँ पे है ना। तो इन दोनों एलिमेंट को तो रिलेशन में डालने का एक ही वे है हमारे पास, राइट। तो इन दोनों एलिमेंट्स के लिए तुम्हारी पोजीशन फिक्स होगी कि इन दोनों को डालना ही डालना है, तो इन दोनों को एलिमेंट को डालने का एक वे करस्पॉन्डिंग इस सच वे। अब 5,2 को भी होना चाहिए रिलेशन में, ये भी हमें पता है 5,2 कहां पे है, ये 5,2। अगर 5,2 रिलेशन में होना चाहिए तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2,5 भी तो रिलेशन में होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक बनेगा। 2,5 भी रिलेशन में होना चाहिए, इन दोनों को भी रिलेशन में डालना ही डालना है, तो इनको डालने का एक ही वे, इनके पास एक ही चॉइस है, इसको भी रिलेशन में डालना है, इसको भी रिलेशन में डालना है, और कुछ तो कर ही नहीं सकते। बट एक चीज और गिवन है, 1,3 रिलेशन में नहीं होना चाहिए। 1,3 मतलब ये वाला एलिमेंट, ये रिलेशन में नहीं होना चाहिए। अगर 1,3 रिलेशन में नहीं होना चाहिए तो मतलब 3,1 भी तो रिलेशन में नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर यही डाल दिया तो इसके साथ तो ये डालना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए, है ना। तो अगर इसको नहीं डाल रहे तो इसको भी नहीं डालना हमने, ठीक है। तो इन एलिमेंट को डालने का तो हमारे पास एक, इनको बेसिकली इनके लिए भी एक ही चॉइस है कि इनको हमने नहीं डालना, है ना। ये जो 1 चॉइस लिखी है, इनके पास एक चॉइस है कि इनको डालना है, इसके पास ही एक ही चॉइस है इसको डालना है, इन दोनों के पास एक ही चॉइस है कि इनको नहीं डालना, ध्यान से, है ना। अब करस्पॉन्डिंग टू ईच सच वे बाकी जो एलिमेंट्स है इन पे कोई कंडीशन नहीं है। अब इनके बारे में देखते हैं इनके लिए कितनी चॉइसेस है। अब 1,1 भाई 1,1 रिलेशन में आपके पास आ भी सकता है, अगर रिलेशन में आ गया सिमेट्रिक है, इसके साथ तो कुछ डालने की जरूरत है ही नहीं। और अगर 1,1 को नहीं डाला तब भी रिलेशन सिमेट्रिक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 1,1 के पास दो दो चॉइसेस हैं, या तो वो आ सकता है रिलेशन में या नहीं आ सकता। सिमिलरली 1,1 के जैसा दिखने वाला एक नंबर और है 2,2, इसके पास भी दो चॉइसेस है, 3,3, 4,4, 5,4, इन सभी के लिए कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है, 2 2 2 2 2, तो 2 की पावर 5 हम एक साथ ही लिख देते हैं इधर, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग टू ईच सच वे इन सभी का काम हो गया। अब 1,2 के लिए कितनी चॉइसेस है भाई, 1,2 को रिलेशन में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, बट इसके साथ 2,1 भी डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1,2 को नहीं डाला तो 2,1 को भी नहीं डालना। तो अब 1,2 के लिए कितनी चॉइसेस भाई, 1,2 के लिए तो 2 ही चॉइसेस है, या तो इसको डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। बट इसके करस्पॉन्डिंग इसके लिए कितनी चॉइसेस है भाई, अगर इसको डाला तो इसको डालना ही पड़ेगा, एक ही चॉइसेस। अगर इसको नहीं डाला तो इसको भी नहीं डालना, इसके लिए भी एक चॉइस। तो इसके हर एक केस के करस्पॉन्डिंग इसको डालने का तो एक ही वे, मतलब इसके लिए तो एक ही चॉइसेस है हमारे पास। सिमिलरली इसके लिए दो चॉइसेस है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग 1,4 के साथ 4,1 इसके लिए एक ही चॉइस है। एंड सोन करते करते हमने चेक कर लेना है कि ये ऐसे 2,1 2 into 1 के कितने पेयर्स मिलेंगे। इधर हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मिलेंगे आपको, सॉरी ये तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, देश 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 देश, है ना। तो ये आपके पास जितना नंबर आएगा ये कुछ आ जाता है 2 की पावर 12 आई थिंक, और ये होता है 4096। तो इसके डिजिट्स का सम बताना कितना आएगा वो आप कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।